आज की वीडियो में बात करेंगे अबाउट द ऑनगोइंग फाइट बिटवीन रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना, द पॉसिबिलिटी ऑफ करीम बेंजेमा लीविंग द सऊदी लीग और बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिक के मैच को प्रीव्यू भी करेंगे। ऑल्सो जानने की कोशिश करेंगे क्यों विराट कोहली इंग्लैंड के अगेंस्ट पहले 2 टेस्ट मैचेस मिस करने वाले हैं। साथ ही साथ इंडिया की प्लेइंग 11 फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच और उससे जुड़ी हुई पिच रिपोर्ट की कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज को भी ब्रेक डाउन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो भाई मैचेस तो नहीं हो रहे, बट उसके अलावा इतना ज्यादा ड्रामा चल रहा है इस टाइम पे टू बिल्ड अप फॉर दोज मैचेस, राइट। क्योंकि अभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड आने वाला है एंड विराट कोहली की न्यूज आ गई है भाई साहब। अगेन थोड़ी सैड न्यूज है बट डील करना पड़ेगा इससे। जिस टाइम हम लोगों ने लास्ट पॉडकास्ट निकाला था उसके जस्ट कुछ मिनट पहले ही वो आया था। राइट। एंड दूसरी जगह फुटबॉल में भी काफी चीज चल रही है, वेदर इट बी बेंजेमा, मैड्रिड और बार्सा की फिर से लड़ाई होने लग गई है भाई साहब। एंड बार्सिलोना का भी क्वार्टर फाइनल मैच आ रहा है, उसको भी प्रीव्यू करेंगे। बट स्टार्टिंग विद द फाइट बिटवीन मैड्रिड एंड बार्सिलोना। अभी हमने लास्ट मैच में उस मैच का रिव्यू करा था जिसमें कंट्रोवर्सी हुई थी मैड्रिड को लेके, राइट। एंड वार को लेके कंट्रोवर्सी थी, अल्मीरिया से मैच था, बॉटम प्लेस टीम थी। एंड यस, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें हुई थी उसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजंस थे उसके अंदर, जिसको मैंने कॉल आउट भी करा था। जैसे वो विनीशियस वाला गोल था, इन माई ओपिनियन वो नहीं होना चाहिए था गोल। सो ऐसा टाइप के गोल्स, एक पेनल्टी कॉल थी वो नहीं दी गई थी, उसका जो अल्मीरिया का गोल था वो रॉन्गफुली सॉर्ट ऑफ डिसअलाउ हो गया था। तो इसको लेके बहुत धूमधाम चल रही थी ट्विटर पे, टाइमलाइन पे, एंड सारे जितने भी फैन बेसेस हैं, जितने भी क्लब्स के, सब लोग कॉल आउट कर रहे थे मैड्रिड को। वर्ड्रेड सब लोग मतलब और कौन से फैन बेस कर रहे थे? वो प्रीमियर लीग के भी लोग लग जाते हैं अंदर ही, मतलब वो कहाँ से आ गए भाई? पॉइंट वो है कि जब वो एक चीज को गाली पड़ रही होती है, एंड वी नो कि बार्सा फैंस के कितनी मेजोरिटी है, तो करते तो आई थिंक वो थोड़े एंगेजमेंट के लिए कर लेते हैं, राइट। सो उसके लिए सब लोग गाली देने लग गए उन्हें, एंड मैड्रिड फैंस का भी सिर्फ एक ही वो था, क्राई मोर करके, और कुछ था नहीं। सो अगर हम लोग इस पे जाएं, क्योंकि फिर बाद में चावी के कमेंट्स आते हैं, एंड देन लापोर्ता जो कि बार्सिलोना का प्रेसिडेंट है, वो भी इस पे कमेंट्स करता है। एंड ऑब्वियसली दिस इज नॉट समथिंग न्यू, क्योंकि हमने देखा है चावी कभी कभी करता रहता है ऐसे कमेंट्स। बट लाइक जो सिचुएशन थी उसको जितना बड़ा बना के उसको अपने फेवर में लाने की कोशिश करी जा रही है, आई थिंक इसके पीछे भी हिपोक्रेसी है सॉर्ट ऑफ बार्सिलोना की। अच्छा। एंड सेकेंडली आई वेरी वेल नो द रीजन कि ये चीज़ क्यों करी जा रही है एक्चुअली। बट टू स्टार्ट विद कि क्या क्या एक्चुअली में बोला गया है, तो बेसिकली दो ही पार्टीज ने बोला है, चावी और लापोर्ता ने आके बोला है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, एंड देन उनके फेवर में जो जो चीज़ें हुई है मैं वो बताऊंगा। फेवर है मतलब मैड्रिड के फेवर में? हाँ। सो लापोर्ता ने बोला है व्हाट हैपेंड एट द बर्नेबाउ यस्टरडे वाज अ शेम, दैट डे वी कुड हैव रिड्यूस्ड द पॉइंट्स डिफरेंस इन ला लीगा, वीएआर प्रिवेंटेड इट। सो बहुत ओपनली आके उसने बैश कराया वीएआर को, एंड बोल दिया कि सॉर्ट ऑफ मैड्रिड को फेवर करा जा रहा है। नाउ चावी क्या कहता है? अच्छा, इसने ये चीज़ ही बोली लापोर्ता ने, व्हाट हैपेंड यस्टरडे रिस्पॉन्ड्स टू द रेफरी प्रेशर दैट हैज बीन कैरिड आउट थ्रू आउट द सीजन थ्रू चैनल्स। नाउ व्हाट एग्जैक्टली डज दिस मीन? रियल मैड्रिड के जो चैनल्स हैं, एंड आई एम श्योर बार्सा के चैनल्स भी ये सब करते हैं, वो लोग ना थ्रू आउट द सीन से कंपाइलेशन बनाते रहते हैं कि कहाँ रॉन्गफुली डिसीजंस दिए गए उनके अगेंस्ट। हाँ, उनका कंपाइलेशन होता है। एंड जब से ये जो नेग्रेरा केस हुआ है, तब से रेफरियों पे थोड़ी एक एक्स्ट्रा आंख रखी जा रही है कि क्या एग्जैक्टली थोड़े फोकस के अंदर है रेफरीज, ला लीगा के स्पेशली अब। तो जब ये चीज़ें निकाली जा रही, तो लापोर्ता इज रेफरिंग टू दोज चैनल्स, रियल मैड्रिड के चैनल्स, एंड थ्रू मीडिया की रेफरीज पे सॉर्ट ऑफ प्रेशर बनाया जा रहा है, ताकि ऐसे टाइप के जो मूवमेंट्स होते हैं जहाँ पे 50-50 होता है, वो मैड्रिड के फेवर में चला जाए, राइट। तो ये लापोर्ता कह रहा है इसके मतलब से। तो ऐसा कुछ हुआ तो डू यू फील कैसे सोशल मीडिया पे चला ऐसा ही? आई थिंक कि ये चीज़ें सारे जितने भी टीवी चैनल्स होते हैं हर क्लब के, वो सारे ही करते हैं। अच्छा। तो लाइक दिस इज नॉट समथिंग न्यू। ओके। नाउ अब चावी क्या कहता है इसको लेके? चावी कहता है आफ्टर द गेताफे मैच आई सेड दैट देयर वर थिंग्स दैट डिडंट एड अप एंड दैट विनिंग दिस लीग विल बी वेरी डिफिकल्ट, एंड टुडे एवरीवन सॉ व्हाट हैपेंड, राइट। नाउ एज जारनीतो सेड, कोई लेजेंड है पहले का, इफ वी स्पीक वी विल बी पनिश्ड। सो ओपनली आके चावी भी यही कह रहा है कि लाइक रॉन्गफुल डिसीजंस दिए गए थे, एंड कायदे से अल्मीरिया को जीत जाना चाहिए था। नाउ वेरी ऑनेस्टली, व्हाट आर योर फर्स्ट थॉट्स ऑन दिस? मतलब मुझे लगता है कि बार्सा जो भी बोल रही है ऑफ कोर्स बोलेगी भाई, इसमें तुम कोई हिपोक्रेसी वगैरह की बातें चलो बहुत बाद में आएंगी, बट डोंट यू एक्सपेक्ट कि जो टीम डायरेक्ट कंटेंशन में, जो सबसे बड़ा राइवल है, अगर ये लोग नहीं बोलते तो मैं डिसअपॉइंटेड होता भाई। दे विल हैव टू मेक द बिगेस्ट पॉसिबल इशू आउट ऑफ दिस मैटर, वरना वो अपने फेवर में टाइट लेके कैसे आएंगे? तो इट इज देयर ड्यूटी टू डू दिस। आई थिंक बहुत शेमफुल चीज़ है जो बार्सिलोना ट्राई कर रही है इस टाइम पे। कैसे? जो अभी नेग्रेरा केस हुआ था, एंड जब मैड्रिड ने आके स्टेटमेंट निकाली थी
कि हम लोग ओपनली मतलब प्रॉपरली इस केस पे ध्यान रखा हुआ है क्योंकि जितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उसमें हमारा भी नाम आ रखा है, सो हम भी बहुत ध्यान से इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं। एंड उस चीज़ पे गुस्सा होकर फिर लापोर्ता ने खूब उल्टी सीधी चीज़ थी कि रेजीम क्लब है, फ्रैंको नहीं होता तो कुछ नहीं होता। एंड फिर उसके अगेंस्ट में उसके आंसर में रियल मैड्रिड ने एक प्रॉपर वीडियो निकाल दी थी। उसके बाद दोनों की लड़ाई एकदम बंद हो गई थी, दोनों तरफ से कुछ नहीं आ रहा था। नाउ ये जो भी इशू निकला अल्टीमेटली, हैव यू एवर सीन रियल मैड्रिड और कार्लो एंसेलोटी स्पीक अबाउट बार्सिलोना, जो भी अगर कोई डिसीजन के फेवर में जाता है, लाइक दिस इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस सो ओपनली? बट पॉइंट वही है ना कि इतने डिसीजंस फेवर में बार्सा के नहीं जाते ना, ये किसी भी और के नहीं बहुत जाते। वो है यार, ये फ्लॉड आर्गुमेंट है। कैसे? जब जाते हैं तो कोई इशू बनाता नहीं है, हाँ। जब नहीं जाते तो मतलब फिर बार्सा फैंस का होता है कि वो इशू बनाएंगे उस चीज को लेके। रियल मैड्रिड के फैंस भी एंड रियल मैड्रिड एज अ क्लब, फ्लोरेंटिनो पेरेज एज अ प्रेसिडेंट एंड कार्लो एंसेलोटी एज अ मैनेजर, ये आई थिंक जो हम लोग कभी रोनाल्डो और मेसी के लिए नहीं कहते कि एक बंदा जो है ऑब्सेस्ड है एक दूसरे से, आई थिंक ये डिट्टो केस बार्सा मैड्रिड में है कि लापोर्ता ऑब्सेस्ड है, लापोर्ता लाइक बार्सिलोना में इतनी बात तो कोई करता ही नहीं है भाई मैड्रिड की, जितनी मैड्रिड का भी बार्सा की इतनी बात करते हैं। हर बार कहता है कि मैं दूसरे क्लब के बारे में इतना कमेंट नहीं करूंगा। फ्लोरेंटिनो पेरेज बहुत रेयरली आके कभी तुम किस मतलब इवेंट्स के बेसिस पे कह रहे हो अभी इस वाले को छोड़ के? मतलब इस सीजन या कार्लो एंसेलोटी जितने टाइम से है, इवन मैड्रिड की हिस्ट्री में जिडान था इससे पहले, वो भी ऐसा कुछ नहीं कहता था। बट बार्सा का कहीं ना कहीं कुछ ही है भाई कि हम जो मैड्रिड में चल रहा है हमें उसका इशू बनाना ही बनाना है। एंड आई ऑल्सो हैव अ रीजन फॉर दिस कि क्यों ये एक्चुअली हो रहा है। We will come to the reason, but let me put out Barca's side as well. Right. Because I genuinely feel कि if some team is getting wrong done by something जिसकी वजह से एक उनके डायरेक्ट कंपेटिटर को फायदा मिल रहा है, तो वो ना चाहते हुए भी उन्हें ऑब्सेशन दिखाना पड़ेगा कि भाई दे हैव टू रैली फॉर इट। नहीं करेंगे तो फिर वो चीज़ निकल के कैसे आएगी? अगर तुम बोलोगे नहीं तो जो चीज़ गलत हो रही है उसको एक्सपोज कैसे करोगे? ऑल्दो ये जो रॉन्गफुल चीज हो रही है, जो रॉन्ग डन हो रही है टीम, ये दैट्स एन ओपिनियन, दोस आर नॉट फैक्ट्स। जैसे तुमने वो ऑडियो वगैरह देखा जो अभी निकल गया, राइट, उसके बाद इज देयर एनी डाउट? क्यों, उसमें क्या गलत था ऑडियो में? भाई ऑडियो टेप्स को तुम ले लो अभी, वो अरे एक तो जिस तरीके से दिस होल थिंग इज बीइंग कैरीड आउट, जेरार्ड रोमेरो के ऊपर ये लोग कुछ कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं भाई। हाँ इसका क्या मतलब? जेरार्ड रोमेरो ने कोई फेक ऑडियो निकाली है ना, इसलिए कॉल आउट कर रहे हो उससे। किस टाइप की ऑडियो निकाली? रेफरी की। क्या फेक ऑडियो? ऑडियो कोई फेक निकाली, मतलब उसमें वॉइसेस चेंज कर दी है, फिर जो बोल रहे हैं वो चेंज कर दिया, वो चेंज हुआ है, बोल दिया वही चेंज कर दिया, इसलिए उसके अगेंस्ट वो हो रही है चीज। ओके, तो ये चीज मुझे नहीं पता। जेरार्ड रोमेरो तो मतलब चलो मैं उसको उतना बोल भी नहीं रहा क्योंकि वो तो जर्नलिस्ट, उसका काम है ये सब चीजें करना। बट आई थिंक जो ऑफिशियल्स हैं, प्रेसिडेंट बार्सिलोना का एंड मैनेजर बार्सिलोना का, आई थिंक दे आर टू बिग फॉर दिस भाई। मतलब तुम लोग आगे एक मैच को लेके ये सब चीजें बोल रहे हो पब्लिकली। देखो वो डिबेट अलग है कि यू आर टू बिग फॉर दिस, बिकॉज आई थिंक वो चीज़ थोड़ी सब्जेक्टिव हो जाती है, वो वैलिड भी है कहना कि यार ऐसी चिंदी हरकतों में पढ़ने की क्या जरूरत है? तुम प्रेसिडेंट हो किसी क्लब के, तो तुम्हें आई थिंक चावी को फिर भी समझ में आता है, बोलता है तो, लेकिन प्रेसिडेंट को आउट ऑफ द वे आने की जरूरत नहीं है। वो चीज़ मैं समझता हूँ, बट पॉइंट इज कि इट इज सो सब्जेक्टिव टू द पॉइंट दैट व्हेन डू यू ड्रॉ द लाइन एंड से कि अब मुझे इंटरवीन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा पब्लिकली। क्योंकि आइडियली तो हाँ ये बात सही है कि यार एक प्रेसिडेंट अब बार बार इन चीज़ों के लाके बोल रहा है, अच्छा नहीं लगता। बट अगर उसको आना पड़ रहा तो उसके पीछे भी शायद कोई रीजन होगा। ही मस्ट बी फीलिंग कि यार काफी इंसिडेंट्स ऐसे हो चुके हैं जिनको हमने अवॉइड करा है, उसके बाद हमें हर बार आके बोलना पड़ रहा है कि मैं कब तक अवॉइड करूंगा, कब तक चुप बैठूंगा। मे बी दैट कुड ऑल्सो बी अ रीजन फॉर देम स्पीकिंग आउट देयर हार्ट्स। बिसाइड्स आई ऑल्सो फील, बिफोर कमिंग टू जो तुम कहते कि एक स्पेसिफिक रीजन है, जैसे जो अभी कई सारे लोग कंपेयर कर रहे हैं इसको नेग्रेरा केस से भी, आई थिंक वो भी बहुत ही डम आर्ग्यूमेंट है। बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली इसमें जो भी चीजें हुई हैं वो तुम खुद भी कह रहे हो कि काफी कुछ गलत हुआ है, काफी डिसीजंस गलत हुए हैं, डिस्पाइट समथिंग नोन एज वार, VAR। निग्रेरा केस में लिटरली कोई प्रूफ ही नहीं है, इसीलिए वो केस इतना बेवकूफ लगता है मुझे। वो केस की एग्जिस्टेंस इतनी डम्ब है कि विदाउट एनी प्रूफ आपने बस ये कह दिया कि हाँ भाई मेरे पास बहुत सोर्सेज हैं, मुझे ये पता चला है, वो पता चला है। जब सोर्सेज को बोलने को कोट करने को कहा जाए तो कोई सोर्स निकल के आता नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ निकल के आता नहीं है। देयर इज लिटरली नथिंग अगेंस्ट बार्सिलोना, और वहां पे पेरेज ने आके स्टेटमेंट दे दिया था। तो तुम्हें वो चिंदी नहीं लगा गेटिंग इन्वॉल्व इन समथिंग व्हिच डज नॉट इवन हैव एन एग्जिस्टेंशियल प्रूफ। और यहाँ पे क्लियरली वीडियो फुटेजेस हैं, ऑडियो फुटेजेस, सबने लाइव मैच देखा है, उस पर गलत होते हुए दिखा है, उस पर
कमेंट कर रहा है कि लापोर्ता, तो इसमें ज्यादा चिंदी क्या, तुम खुद ही सोचो। मैं एग्जैक्टली ये चीज़ बताऊंगा क्योंकि पेरेज ने स्पेसिफिकली ये चीज़ बोली थी कि हम भी इस केस को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हाँ, ही डिड नॉट से कि हम बारसा के अगेंस्ट जाने वाले हैं या कुछ उनके अगेंस्ट नहीं बोला। ही जस्ट सेड कि हम इस केस को क्लोजली मॉनिटर भाई करने कोर्ट वाले में हैं आके बैठ रहे हैं बार बार, भाई ये तो सब कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोर्ट में कोई भी आके बैठे। Why did any other club not do what Madrid were doing? फर्स्टली आई डोंट नो कि कोई और क्लब का प्रेसिडेंट आके बैठा था नहीं बैठा था। सेकेंडली मैं ना किसी ने ऐसे स्टेटमेंट दी है, नहीं तो बोला क्या पेरेज ने अल्टीमेटली, ये थोड़ी बोला किसी और ने क्यों नहीं बोला, पेरेज आई डोंट नो क्यों नहीं बोला। मैं बताता हूँ क्यों नहीं बोला, क्योंकि पेरेज डायरेक्टली उन ला लीगा टाइटल्स को जीत जाएगा अगर बार्सिलोना का निकल के आता है केस। नहीं वो तो इधर वो सेकंड वो फ्लॉड है, वो नहीं टाइटल स्क्रैप होने वाले थे, ये नहीं होना था कि किसी और को देने वाले। चलो जो भी है, बट बेसिकली ये लोग अपना वो होर्डिंग तो कर ही सकते हैं ना कि अर्नड नॉट गिवन और वो सब वाला। इंटेंशन वही था। सिमिलरली बार्सा का भी इंटेंशन यहाँ पे वही है। मैं वही कह रहा हूँ, इंटेंशन वही था, बट ही न्यू वेयर टू ड्रॉ द लाइन, व्हिच वाज कि मैं डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दूंगा। मैं ये आके नहीं बोलूंगा कि इनके अगेंस्ट जो हो रहा है वो तो एकदम रूड नहीं हो जाऊंगा। हाँ मतलब मैं ओपनली आके मैंने क्रिटिसाइज नहीं करना है, मैं ये बोलूंगा मैं इन्वॉल्व हूँ और मैं ऐसे मॉनिटर करने वाला हूँ। सो बेसिकली व्हाट यू मीन इज कि दोनों का इंटेंशन शायद सेम है, लेकिन चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड द वे दे आर प्रेजेंटिंग इन पब्लिक वो बहुत रियल मैड्रिड एक्टेड लाइक अ बिग क्लब। हाँ मतलब बेसिकली द वे ऑफ प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स इज डिफरेंट बट इंटेंशन सेम, राइट। तो भाई अब उस प्रेजेंटेशन पे कॉल आउट करोगे लापोर्ता? ऑब्वियसली भाई देयर इज समथिंग लाइक, अगर एक जो रूट कॉज है वो सच है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट एड्रेस करना भी है, फिर जिस तरीके से उसको प्रेजेंट करा गया वो इंटेंशन छोड़ो, एक्ट क्या था, क्या एक्ट था कि कॉल आउट करा है, कैसे करा है, जैसे भी करा हो भाई, कॉल आउट करना तो बनता है ना। रियल मैड्रिड को कह सकते हो कि उन्होंने कॉल आउट करा है, बार्सा को कॉल आउट इज नॉट द राइट वर्ड फॉर इट। उन्होंने बोला मैं मॉनिटर करूंगा इस क्योंकि भाई जिस चीज में कोई प्रूफ ही नहीं उसमें तुम कॉल आउट क्या करोगे? वही तो मैं कह रहा हूं, तो कॉल आउट नहीं करा ना, मॉनिटर करा है। अबे तो तुम मॉनिटर ही कर सकते हो भाई, तो फिर गलत क्या है? गलत वही मैं कह रहा हूं, अगर डायरेक्टली बार्सा कोई पकड़ी जाती ऑन कैमरा फॉर एन ऑफेंस तो तुम्हें लगता है पेरेज कॉल आउट नहीं करता उनको? करता तो एग्जैक्टली तो यहाँ पे मदद पकड़ी गई है ना। ओपिनियन है ना, ये अल्टीमेटली कुछ प्रूवन थोड़ी है। भी ये तो कह दिया कि हमने ये ओपिनियन है। तो उसने लापोर्ता ने ये कहीं नहीं कहा कि पेरेज ने पैसे खिलाए भाई, जो तुम कह रहे हो डिप्लोमेट। व्हाट हैपेंड एट बर्नेबाउ वाज शेमफुल, एग्जैक्टली। एंड व्हाट चावी सेड अभी क्या कि मैंने गेताफे वाले मैच के बाद ही कह दिया था कि दिस सीजन इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू विन। और क्या कहा उसके बाद, आगे बताना जरा। लेट मी कहीं पे उसमें से मड्रिड का नाम लिया होगा? नहीं, नाम तो ऑब्वियसली तो बस फिर डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट ही तो है भाई, तुम क्या बातें कर रहे हो? डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट, तुम दोनों स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं निकाल पा रहे। एक मिनट भाई, डिप्लोमेसी कहाँ से वो होती है, ओरिजिनेट कहाँ से हुई? ये वो चीज है, पता है क्या? मड्रिड ने कहा मॉनिटर करूंगा, और जो भी कुछ पॉडकास्ट पहले हमने बात कही थी कि पूरी चीजें गिना दी, ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, इतनी हाइट है इसकी, वही मैं कहने वाला था, डिप्लोमेसी वर्ड ही ओरिजिनेट होता है लीगल बैटल्स की वजह से, राइट? लीगैलिटी का जब से ये एलिमेंट आया ह्यूमन सोसाइटी में, तब से डिप्लोमेसी भी निकल के आ गई, राइट? एडेड विद पॉलिटिक्स ऑफ कोर्स। तो भाई जब उसने लापोर्ता ने क्लियरली कुछ चीज होते हुए देखी है एंड ही सेड व्हाट हैपेंड इन बर्नेबाउ वाज शेमफुल, उसने कहीं भी ये नहीं कहा कि पेरेज पैसे खिला रहा है, कि मड्रिड इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, क्योंकि बर्नेबाउ में मैच हुआ इसलिए उसने कहा व्हाट हैपेंड इन बर्नेबाउ वाज शेमफुल, राइट? चावी ने तो ये मतलब ना क्लब का नाम लिया ना स्टेडियम का नाम लिया है, कुछ भी नहीं बोला है। तो दिस इज एज डिप्लोमेटिक एज इट गेट्स फॉर समथिंग फॉर विच दे हैव बीन कॉट ऑन कैमरा। ऑन द अदर हैंड बार्सा का जो निगरा केस है इसमें कोई प्रूफ ही नहीं है, बस हवा में बातें चल रही हैं, हवा में बातें चल रही हैं। उसके लिए पेरेज ने कहा कि हम मॉनिटर करेंगे, वो भी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है, बिल्कुल है, बट इससे ज्यादा वो कुछ बोल भी नहीं सकता, बिकॉज देन यू आर क्रॉसिंग द लाइन ऑफ कमिंग इनटू अ लीगल बैटल। एग्जैक्ट। अगर तुम लोग ये जो प्रूफ हो रहा है कि ये मैच में देखा गया था, जो विजुअल्स आए हैं पिछले 10 साल में कोई ऐसा विजुअल निकाल, भाई ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, लापोर्ता ने थोड़ी बोला है। मैं कह रहा हूँ पिछले 10 साल में कोई विजुअल उठा के ये नहीं कह सकता कि बार्सा को इस मैच में फेवर किया गया था। वही मैं कह रहा हूँ, जो तुमने स्टार्टिंग में बोला था कि एक प्रेसिडेंट को क्या इन बातों पे आके बोलना जरूरी है, मैं वो कह ही रहा हूँ कि वो चीज़ वैलिड है कि क्या उसको हर बार इतना आके बोलने की जरूरत है। इतना मैं ये नहीं कहना चाहता लो स्टूप करना, बट हाँ कि बार बार आउट ऑफ योर शेल निकल के आना, अपनी सीट से उठ के आना और थोड़ा नीचे गिरना कि भाई नहीं ये ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है, वो सब्जेक्टिव चीज़ है। उस पर तुम कह सकते हो कि भाई ये प्रेसिडेंट को करने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्ली कोच करता समझ में आता है, बट तुम उसको कॉल आउट नहीं कर सकते ये चीज़ कहने के लिए कि वो क्यों कह रहा है, उसके पूरे राइट्स के अंडर है ये चीज़ बोलना। राइट तो कुछ भी बोलना है, वो तो एग्जैक्टली कुछ भी बोल दे। तुम ये कह लो कि भाई एक बेटर प्रेसिडेंट फिगर कार्लो एंसेलोटी कह रहा हूं मैं, पेरेज लग रहा है मुझे देखने में, क्योंकि वो ऐसी बातों पे बाबा कमेंट नहीं करता। वो तुम्हारा सब्जेक्टिव ओपिनियन है और वो उस पर फ्रैंकली कोई डिबेट कर भी नहीं सकता, बिकॉज सबका अपना ओपिनियन होता है। बट द फैक्ट कि कोई प्रेसिडेंट आके ये चीज़ को कॉल आउट कर रहा है, उसके लिए तुम ये नहीं बोल सकते कि ही इज अ लो प्रेसिडेंट, ही डज नॉट कैरी हिमसेल्फ लाइक अ प्रेसिडेंट शुड। एक बिग क्लब वाला प्रेसिडेंट नहीं लगता। हाँ, नहीं लगता। वो तुम्हारा ओपिनियन है, बट इफ ही हैज टू मेक अ कमेंट ऑन दिस, इफ ही फील समथिंग इज रॉन्ग,
तो यू कैन नॉट क्वेश्चन दैट। दिस इज, मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक वो हिपोक्रेसी दिख जाती है सारे बारसा फैंस की। एट सम पॉइंट दे क्रिटिसाइज रोनाल्डो फॉर समथिंग, एंड वो सेम चीज जब एक्ट वैसे ही बार्सिलोना करती है तो दे से कि भाई दिस इज जस्ट एन ओपिनियन और सब अपना हो सकता है, दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। इंटरेस्टिंग पॉइंट, एक बार ब्रेक डाउन करो रोनाल्डो के किस पॉइंट। मैं रोनाल्डो ऐसे कह रहा हूँ कि जब रोनाल्डो कुछ उल्टा सीधा लिखता है, जैसे वो हंसने वाले इमोजीज डाले थे, उस पे लोगों ने खुल के कॉल आउट करा, जबकि उसने एक्चुअली में कुछ मेंशन नहीं करा। बिल्कुल बिल्कुल। पर सब लोग कह रहे रोता रहता है। अब मैं बताता हूँ जो तुम कह, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया तुमने, थैंक यू। जो तुम रोनाल्डो के लिए कह रहे हो, जो लोग कहते हैं कि मेसी इज द गोट बिकॉज रोनाल्डो ऐसा कमेंट करता है और मेसी नहीं करता, वो खुद ही बेवकूफ है। मेसी इज द, जो लोग ये कहते हैं कि मेसी इज द गोट, कि मेसी इज द बेस्ट प्लेयर बिकॉज रोनाल्डो ये सब कमेंट करता है, माय गोट वुड नेवर, सुनो, माय गोट वुड नेवर, वो बेवकूफ है। राइट, यहाँ पे बात हो रही है कि भाई एक बड़ा प्लेयर है जो कि ये सब हरकतें नहीं करता, और एक बड़ा प्लेयर है जो कि बच्चों की तरह रोता रहता है, ठीक है। अब तुम ये आर्गुमेंट लेके कह दोगे कि इसलिए मेसी रोनाल्डो से बेटर है, जो कई लोग करते हैं, तो वो बेवकूफ आर्गुमेंट है। मेसी बेटर है क्योंकि वो बेटर प्लेयर है ऑन फील्ड। सिमिलरली तुम ये कह रहे हो कि अगर लपोर्ता ये सब कॉमेंट्स कर रहा है आके, जो कि प्रॉब्ली अपना पेरेस नहीं करता है, तो मे बी पेरेस फॉर यू इज अ बेटर प्रेसिडेंट, बट दैट इज नॉट अ फैक्ट। मैं तो गोट की बात ही नहीं कर रहा। और पॉइंट ऑफ कंपैरिजन क्या है? पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज व्हाट यू सेड, रोनाल्डो डज नॉट कैरी हिमसेल्फ लाइक अ बिग प्लेयर, राइट, बट दैट डज नॉट मीन कि ही विल नॉट बी अ बिग प्लेयर बिकॉज़ ही कमेंटेड समथिंग ऑन इंस्टाग्राम। तो मैं तो बोला ही नहीं। तो जो तुम कह रहे हो कि भाई लपोर्टा को ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा बिग क्लब प्रेसिडेंट नहीं लग रहा लपोर्टा इससे, जो कर रहा है वो। ये तो वही बात हो गई ना भाई कि रोनाल्डो मेसी से बेटर क्यों नहीं हो सकता, उससे बड़ा प्लेयर क्यों नहीं हो सकता? अरे बेटर की तो बात ही नहीं करी मैंने, मैं तो कह नहीं रहा लपोर्टा बेटर है, वो पेरेस बेटर है, मैं तो कह रहा हूँ पेरेस इज नॉट कैरिंग हिमसेल्फ लाइक अ बिग प्लेयर। चलो आर्गुमेंट चेंज कर लो, रोनाल्डो इज नॉट कैरिंग हिमसेल्फ लाइक अ बिग प्लेयर बाय डूइंग दिस, राइट? डू यू एग्री विद दैट? हाँ, तो बस फिर खत्म बात। बट देन वुड यू से कि वो गलत कर रहा है जो कर रहा है? नहीं, बस सेम फॉर लपोर्ता। अरे तो मैं ये तो कह ही रहा हूँ, दिस इज नॉट लाइक, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको गोली मार दो लपोर्ता को, तुमने कैसे बोल दिया। मैं कह रहा हूँ जो वो कर रहा है, वो उसका जो इंटेंशन है, और वो जो भी ही डज नॉट कैरी हिमसेल्फ लाइक अ बिग प्रेसिडेंट। इसमें प्रॉब्लम क्या है तो मुझे ये बताओ। अरे प्रॉब्लम तो कुछ भी बोलने में नहीं होगी, वो गाली वाली देते वो उसमें भी नहीं होगी। नहीं, जो तुम कह रहे हो कि इसमें एक रीजन है, एक हिपोक्रेसी है, वो क्या है? हिपोक्रेसी एग्जैक्टली जो रीजन है इसके पीछे, एंड रीजन ये है कि इस चीज को डाइवर्ट करने की कोशिश करी जा रही है नेगेटिव केस से। इस टाइम पे सारा फोकस इस टाइम पे बार्सिलोना पे कि ये लोग पैसे दे रहे हैं, एंड वो जानबूझ के ट्राई कर रहे हैं कि somehow let's bring Madrid into this also, possibly, and इन पे भी थोड़ा ब्लेम आए ताकि हमारे से स्पॉटलाइट हटे। हो सकता है। एंड इस रीजन से जो मैड्रिड टीवी चैनल ने, उनका जो होस्ट है, उसने जो बोला बाद में, बिफोर दैट एक फॉर्मर बार्सिलोना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था, टोनी फ्रिक्सा समथिंग करके, उसने बोला है चावी क्रिटिसाइजिंग रियल मैड्रिड, Almeria referring, I think it's a disgrace that Xavi talks about a game he didn't even watch. If he wins, he'll say I'm the best. If he loses, it's the other one's fault. एंड मैं ये क्या घटिया स्टेटमेंट है भाई, ये कब बोला उसने? नहीं, वो तो ठीक है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि एंड व्हाट हैज इट गॉट एनीथिंग टू डू विद वाचिंग द गेम? अगर वो फुटेज देख रहा है उस 1 मिनट की, तो फेयर मैं तो कह रहा हूँ ये जो चावी, मतलब जो चावी बोल रहा है ना इस टाइम पे, इट इज समवॉट साउंडिंग लाइक अ विक्टिम माइंडसेट, क्राइम बेबी वाला। भाई वो डेफिनेटली कर रहा है, वो कर रहा हूँ कि थोड़ा डाइवर्ट करो कि सिर्फ मेरी गलती नहीं है। बिल्कुल 100% कर रहा है, ये तो मैं मना ही नहीं कर रहा। मैं तो कह ही रहा हूँ कि इसके पीछे का इंटेंशन और जो एक एम्बियंस है, एक वाइब है, वो बहुत पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। ये तो मैं खुद एज अ बार्सा फैन कह रहा हूँ। वुड आई वांट माय क्लब टू बी इन अ सिचुएशन जहाँ पे उन्हें बाकी मैचेस के लिए कंसीडर करना पड़ रहा है कि उन पे क्या चल रहा है, रादर मान लो का बार्सा भी 20 पॉइंट आगे होती है रियल मैड्रिड से, तो क्या वो स्वेट कर रहे होते इस बात पे कि मैड्रिड के मैच में रेफरिंग कैसे हो रही है? ऑफ कोर्स नहीं करते, बिकॉज दे वुड हैव बीन सिक्योर इनफ टू नो कि हम तो जीत ही जाएंगे। तो ऑफ कोर्स वो सिचुएशन नहीं है, इसीलिए वो कर भी रहे हैं, which is very unfortunate. But you can't call them out for saying all the stuff that they did in as diplomatic a way as it gets. Okay. यहाँ पे कोई भी डिप्लोमेसी की कमी नहीं थी, उन्होंने कोई नाम वाम लेके कोई नेम कॉलिंग करके कॉल आउट नहीं करा। ऑन द अदर हैंड दे हैव बीन रिसीविंग फ्लैग फॉर समथिंग जिसका कोई प्रूफ भी नहीं है। Okay. तो तुम्हें बार्सा की भी साइड समझनी जरूरी है भाई। आई थिंक बार्सा इज टोटली रॉन्ग इन दिस। कैसे ये जो डिप्लोमेटिक वाली चीज है ना, ये डिप्लोमेटिक भी आप कह सकते हो कि नहीं भाई नाम नहीं लिया इसलिए डिप्लोमेटिक है, बट इसके अलावा कि where do you draw the line? हाँ, अगर ये तो वो तो मैं उनके लिए भी कह सकता था जब इन्होंने कोर्ट में आने के लिए ड्रामा करना शुरू कर दिया। तो कोर्ट में आना, अटेंड करना, पहली बात तो ये कोई भी आके अटेंड कर सकता है। सेकेंडली भाई कोर्ट में आके अटेंड कोई भी कर सकता है, वो हम और मैं और तुम भी कर सकते हैं, बट मैं और तुम एक डायरेक्ट राइवल क्लब के ओनर नहीं है, जहां पे वो दोनों ऑफ द फील्ड पार्टनर भी कर रहे हैं टू हैव अ यूरोपियन सुपर लीग।
तो उन रिलेशंस को भी ध्यान में रखना जरूरी होता भाई है। देयर आर टू टॉपिक्स, डिप्लोमेसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी होता है। देयर आर टू टॉपिक्स हियर, एंड ये जो दोनों डिप्लोमेसी वाली स्टेटमेंट्स दी गई है, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स जो पेरिस की तरफ से आई थी अपने उस केस के लिए, और जो इनकी तरफ से आई है इस मैच को लेके, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम, बिकॉज द केसेस आर आल्सो वेरी डिफरेंट। One thing is caught on camera, the other thing does not even have an existential proof. यार एग्जिस्टेंशियल प्रूफ मतलब ये वही बात हो गई ना अगेन, कि एक तो पहली बात तो नहीं, and this is stated in the court भाई। अल्टीमेटली अगर जज कह रहा है कि इन्हें उन पे केस चढ़ेगा, इन्हें प्रूफ करना पड़ेगा, तो कुछ तो रीजन होगा उसके पीछे कि जज ने ऐसी क्या दिया। एक मिनट, ये तो बात हुई ही नहीं है कि इनके ऊपर केस चढ़ेगा, इनको प्रूफ करना होगा। वही तो बात चल रही है इस टाइम पे। बात मेन ये है कि आप जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं, प्राइमा फसाया भी एक चीज होती है भाई। These are not allegations by the way। क्या ये एलिगेशन नहीं है इस टाइम पे। There is no Allegation proof के केस से behind आगे any चले जा allegation। चुके हैं, केस चढ़ चुका है अब। बट देयर इज नो प्रूफ फॉर द एलिगेशन। वो तो अब चलो आगे आएगा या नहीं आएगा वो अलग बात है। मैं कह रहा हूँ these are not just allegations now। एलिगेशंस बताई गई हैं, फिर कुछ प्रेजेंट करा होगा, उसके बेसिस पे केस चढ़ा है। देयर इज नो प्रूफ फॉर एनी एलिगेशन। सिर्फ एलिगेशन करके केस नहीं चढ़ता। वही तो मैं कह रहा हूँ, देयर इज समथिंग फिशी देयर। पर केस चढ़ा है ना, तो तुम कह रहे हो कि या तो पूरा स्पेनिश लॉ एनफोर्समेंट ही गलत है और वो बारसा के अगेंस्ट है। अब वो उस चीज को मैं पब्लिकली कमेंट नहीं करूंगा। विक्टिम माइंडसेट हो गया। नहीं, उस चीज से मैं पब्लिकली कमेंट नहीं करूंगा भाई। वो तो ठीक है, पर मैं कह रहा हूँ कि जो भी इस टाइम पे है वो कुछ बेसिस पे तो है, क्योंकि सिर्फ एलिगेशंस पे से आप केस नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि एलिगेशंस आप प्रेजेंट करोगे, जज के पास जाएगी, फिर वो उस चीज को मॉनिटर करेगा कि क्या सिचुएशन एक्चुअली में, उसके बेसिस पे केस चढ़ेगा। आइडियली ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब अब वही बात है कि होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट, ऑलवेज अगेंस्ट मी। बट इसके बाद रियल मैड्रिड टीवी ने, जो उसका होस्ट है, उसने ये चीज बोली है, इट्स क्यूरियस ही फाइंड स्ट्रेंज थिंग्स इन ला लीगा, बट इट्स नॉर्मल दैट फॉर 20 years हिज क्लब हैज बीन पेइंग द VP ऑफ द रेफरीज 8 million for 20 years, 600 games of Mr. Xavi Hernandez's career at Barcelona with all titles are under suspicion। ये किससे स्टेटमेंट निकाला? रियल मैड्रिड टीवी के जो होस्ट है उसने। तो अब ये इससे घटिया स्टेटमेंट और क्या हो सकता है? मैं वही बता रहा हूँ ना, बिकॉज यहाँ पे कुछ प्रूफ भी नहीं है, तब तुमने एग्जैक्टली नेम कॉलिंग भी कर दी। मैं वही बता रहा हूँ, वी आर नॉट, ये डेफेमेशन केस हो सकता है इस चीज को। वी आर नॉट सेइंग इट, द जज, प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस एंड द सिविल गार्ड सेड इट। अब पॉइंट ये है कि इसने ये बोल दिया कि हम नहीं कह रहे हैं, ये जो बोला है जज ने बोला, प्रोसिक्यूटर ने बोला और सिविल गार्ड ने बोला। एंड सेकेंडली जो तुम कह रहे हो कि ये तो इन्होंने कॉल करके बोला बिल्कुल डिप्लोमेटिक नहीं है, टोटली राइट, बिल्कुल डिप्लोमेटिक नहीं है। इसलिए ही अगर जो स्टेटमेंट आई है वो बारसा टीवी के होस्ट से आती, या फिर कोई जो उस पोजीशन पे, मैं वही कह रहा हूँ कि चावी एज अ मैनेजर एंड लापोर्ता एज अ प्रेसिडेंट, दे डू नॉट कैरी देमसेल्व्स लाइक दैट। अगर कोई होस्ट ये चीज बोल रहा है आके, फॉर दैट मैटर अगर कोई प्लेयर भी आके बोल देता ना, तो भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये तो चलो बोलेंगे ही बोलेंगे। नहीं, बट पॉइंट वही है ना, किसी ने भी नाम नहीं लिया भाई। अगेन मतलब ठीक है, यू कैन से दैट कि नाम नहीं लिया। मैं वही कह रहा हूँ, अल्टीमेटली जो इसने बोला है वो टीवी होस्ट से आया है। अगर ये जो भी इन लोगों ने बोला है, ये कोई होस्ट चैनल का होस्ट बोलता या कोई प्लेयर बोलता, I would not have had any problem with it। But the fact it is coming from एक अथॉरिटी से आ रहा है, जो एकदम हाईएस्ट अथॉरिटी, प्रेजेंट इसके मैनेजर और कौन, अगर इनसे आ रहा है, दैट जस्ट शोज कि भाई कितनी ऊपर तक ये चीज भरी पड़ी है रियल बार्सिलोना में, खोट है दिल में, एंड इसलिए लोग कर रहे हैं। इसके चक्कर में बाय द वे काफी बार से मैं ट्विटर पे भी कहने लग गए भाई हमें सुपर लीग से विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें क्या पता ये कब पलट जाएंगे। मतलब आई जस्ट से कि भाई जितनी जरूरत रियल मैड्रिड को है सुपर लीग की, उससे ज्यादा जरूरत बार्सिलोना को है इस टाइम पे। बिल्कुल। तो मतलब व्हाटएवर ऑल दिस हैपेंड, एक्चुअली में जो तुमने कहा कि किसी को कॉल आउट नहीं कर सकते, कॉल आउट तो हम कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई गाली देगा या कुछ भी बोलेगा, ही इज वेल विद इन हिज राइट्स टू से ऑल दैट। कोई भी किसी को अब्यूज भी कर सकता है करने को तो, बट पॉइंट इज क्या वो चीज़ आनी चाहिए उतनी हाई लेवल ऑफ अथॉरिटी से, जो एग्जैक्टली क्योंकि आई कैन ड्रॉ दिस पैरेलल बिटवीन दिस केस एंड द रोनाल्डोस केस, क्योंकि रोनाल्डो की तरफ से भी ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाई आई एम ऑलवेज रेडी टू क्रिटिसाइज हिम फॉर दैट। वही बात है कि क्या वो लीगली डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट थी, जो हंसने वाले मुझे थे वो भी डिप्लोमेटिक थे, बट इंटेंशन क्या था सबको पता था, इसलिए मैंने कहा वो भी गलत था। बट ये चीज़ जो हुई है, आई थिंक दिस शुड नॉट हैव कम फ्रॉम चावी एंड लापोर्ताज। या वो तो बिल्कुल सही हो, तुम आइडियल सिनेरियो की बात कर रहे हो ना, बट अगर कर रहे हैं, एंड वो डेफिनेटली एक विक्टिम माइंडसेट तो है ही, वो तो बहुत क्लियरली दिख ही रहा है, बट यू कैन नॉट शेम देम फॉर दैट। पॉइंट मेरा ये है, शेम तो मतलब क्या ही करे, शेम वाला पॉइंट नहीं है, मैं तो बस कह रहा हूँ कि दे शुड एक्ट लाइक अ बिग क्लब। नहीं, इसमें हिपोक्रेसी मुझे अभी भी समझ में नहीं किया है। हिपोक्रेसी ये है कि वो लोग उनके ऊपर इस टाइम पे केस चढ़ा हुआ है और वो किसी और को अक्यूज कर रहे हैं बेसिकली। अब वो तो चलो मैं बात बता ही चुका हूँ उसके ऊपर कि क्या सीन है ऑन द टेबल, बट हाँ, एनीथिंग एल्स ऑन दिस? नहीं। तो व्हाट इज द फाइनल वर्डिक्ट?
आई थिंक भाई इट्स स्टूपिड यार, व्हाट इज बार्सिलोना डूइंग। काफी जो स्टेटमेंट्स आई है ना उसके नीचे बारसा फैंस ही बहुत चढ़े हुए हैं, चावी की स्पेसिफिकली, लापोर्ता के लिए तो उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, बट चावी से कि भाई तुम इस पोजीशन पे इसलिए बैठे हो क्योंकि तुम्हारी टीम अच्छा नहीं खेल रही। बारसा फैंस खुद ही ये चीजें कह रहे हैं, नॉट रियल मैड्रिड फैंस। तो आई थिंक कि ये जो अगर सिर्फ लापोर्ता ने बोला, क्योंकि लापोर्ता ने बहुत थोड़ी सी स्टेटमेंट्स दी थी, एक दो स्टेटमेंट ही दी। तो चावी ने ये जो चीज बोल दी ना कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू विन द लीग, ये विन द लीग जहां बोल दिया, आ गया वो स्टार्टिंग से आ गया कि ये तो भाई पहले से अपना एक्सक्यूजेस दे रहा है। हाँ, तो आई थिंक चावी को स्पेसिफिकली ये चीज नहीं बोलनी चाहिए थी, बहुत इजीली अवॉइड कर सकता था। मतलब ही कुड हैव सेड कि आई विल टेक अ क्लोजर लुक एट इट एंड देन टॉक अबाउट इट, ऐसे कुछ करके बोल देता, या नॉर्मली भी कह देता कि भाई वी डिड नॉट लाइक व्हाट वी सॉ इन दैट गेम, ऐसे करके। बट जहां वो थोड़ा एक वही लाइन थोड़ी क्रॉस हो जाती है, उसके बाद से कभी कभी चीजें आपके ही उल्टे पड़ जाती हैं। डू यू थिंक समवेयर डीप डाउन कि दिस इज ऑल्सो बीइंग सेड एंड इट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड टारगेट ऑन तेबास एज वेल, कि तुम लीग को किस तरीके से रन कर रहे हो? आई थिंक तेबास ना इस टाइम पे, आई डोंट थिंक तेबास पे, क्योंकि आई थिंक थोड़ा बार्सिलोना इज वन ऑफ द अनहैप्पीएस्ट टीम्स with the way La Liga is being run. La Liga is being treated, but I think at this point of time Tebas is equally frustrated with both the teams, क्योंकि दोनों टीम्स ने, हाँ क्योंकि दोनों टीम्स ही हट के करना चाह रही हैं सुपर लीग के चक्कर में। एंड सुपर लीग में वी ऑल नो कि आई नो लापोर्ता का बहुत बड़ा हाथ है, बट जो एक ड्राइविंग फैक्टर है वो पेरेज ही लेके चल रहा है इस टाइम पे। सो आई थिंक वो इक्वली फ्रस्ट्रेटेड है उनसे भी, एंड इसलिए वो सुपर लीग की बहुत अगेंस्ट था। एंड जो दो लोग एग्जैक्टली उस चीज को लेके चल रहे हैं, उसके अगेंस्ट कोई बंदा बोल रहा है वो भी ला लीगा का हेड, तो आई थिंक वो दोनों के अगेंस्ट होगा सॉर्ट ऑफ। हाँ, हिस्टोरिकली ही हैज आई थिंक प्रेफर्ड रियल मैड्रिड ओवर बार्सिलोना। नहीं, वो तो बोला है उसने। हाँ, राइट, हिस्टोरिकली तुम डिप्लोमेसी मत लेके आओ भाई। बट आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम बोथ द टीम्स। हो सकता है। तो ठीक है भाई, यहाँ से अगले टॉपिक पे चला जाए फिर। राइट, अब बात करते हैं कोपा डेल रे की, क्योंकि अभी क्वार्टर फाइनल आ रहा है बार्सिलोना को और एथलेटिक का, आज रात को ही है। राइट, एंड एक तो पहली बात, इतने लेट मैचेस करते इतना गुस्सा आता है भाई समटाइम्स कि क्यों इतने लेट हो रहे हैं। कितने 2 बजे से? 2 बजे से। अच्छी बात ये कि उसके अगले दिन वीडियो नहीं आनी, तो रिकॉर्ड अगले सो सकते हैं आराम से। बट एथलेटिक्स से मैच है, एंड जस्ट टू गिव अ बिट ऑफ हिस्ट्री हियर, लास्ट सीजन 2022 में एथलेटिक ही वो टीम थी जिसने बार्सा को बाहर किया था इन द राउंड ऑफ 16, जब 3-2 जीती थी। आई रिमेंबर वो भी एक्स्ट्रा टाइम तक गया था बाय द वे मैच। एथलेटिक क्लब हैज नेवर बीन एन इजी ओपोनेंट फॉर नॉट जस्ट आई थिंक बार्सा, बट जितने भी बड़ी टीम्स रही हैं। एक वो सेकंड टियर टीम्स जो आती है ना लीगा में, उसमें से एक ये बहुत मेजर थ्रेट वाली टीम तो बन के आती है। एंड इस सीजन भी उनका काफी अच्छा जा रहा है, 5th पोजीशन पे बैठे हैं, एंड बार्सिलोना 3rd पे, 3 पॉइंट्स अहेड ऑफ देम, ऑल्दो बार्सा स्टिल हैज 1 गेम इन हैंड। बट दैट जस्ट टू टेल यू कि एथलेटिक का सीजन भी गंदा नहीं जा रहा है, इट इज गोइंग वेरी नाइस। टॉप 4 में भी आ सकते हैं वो लोग, रियलिस्टिक चांस है उनका। बट अगर इस गेम की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इट? भाई आफ्टर द विन अगेंस्ट रियल बीटर्स, आई थिंक अगर हम लोग वैसी परफॉर्मेंस रेप्लिकेट कर सकते हैं, देयर इज नो वे वी आर लूजिंग। ओके, ये मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था देख के जिस लेवल की परफॉर्मेंस हमने बीटर्स अगेंस्ट दी है। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम इतना अच्छा खेल सकते हैं बाहर जाके। तो मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड, ऑल्दो ऑफ कोर्स उसमें भी बहुत नेगेटिव्स थे जो एकदम से 2-2 ड्रॉ कर दिया था, बॉटल करने वाले थे। बट ओवरऑल एक जो पूरी परफॉर्मेंस हम देखते हैं गेम की, तो एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग के साथ ही हमने गेम पे एंड किया था। सो विद दैट पॉजिटिव वाइब एंड वन ऑफ द बेटर परफॉर्मेंसेज इन दिस सीजन फॉर अस, आई थिंक अगर हम लोग वैसा रेप्लिकेट कर सकते हैं, बिकॉज फिर से अवे गेम होने वाला है जिनको नहीं पता, तो वी हैव अ डेफिनेट गुड चांस ऑफ विनिंग दिस। आई थिंक 2 लेग्स होंगे इस बार भी, अभी एक ही है, वो सेमी से शुरू होगा सीधा। भाई साहब, तो इनके घर पे क्यों हो रहा है, बार्सा में क्यों नहीं हो रहा? आई थिंक वो है ना कि कुछ ड्रॉ के हिसाब से डिसाइडेड होता है, जैसे अभी मैड्रिड का भी एथलेट उसमें हुआ था, मेट्रोपॉलिटानो में हुआ था, बर्नाबाउ में नहीं हुआ था। तो आई थिंक वो प्री डिसाइडेड होता है कि किसके घर में होने वाले मैचेस, एंड शायद सेमीज में शायद बार्सा ही घर में होगा अगर वो जीत जाती है इसके बाद। नहीं, वो तो फिर दोनों जगह पे होगा ना। अच्छा, हाँ 2 लेग मैचेस होंगे, सेकंड लेग शायद फिर बार्सा में होगा होपफुली। बट भाई साहब, आई थिंक एथलेटिक से मैच है, काफी डिफिकल्ट होने वाला है ये। एंड व्हाट यू सेड अबाउट रियल बेटिस, दैट इज टोटली ट्रू। ऑफेंसिवली उन्होंने काफी अच्छा कंट्रोल भी दिखाया था गेम में प्रॉपर। बट फर्स्ट हाफ तो जेन्युइनली अच्छा था भाई। बट भाई ये जो थोड़े थोड़े शेकी मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे जैसे 2 गोल कंसीड कर लिए, ये हर टीम के अगेंस्ट अगर ऐसा होगा, मतलब रियल बेटिस तो चलो इन लोगों ने अल्टीमेटली जीत गए लोग मैच, बट अगर ये अब एथलेटिक में भी करते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि एथलेटिक का सीजन रियल बेटिस से कंपैरेटिवली बेटर जा रहा है। Besides, Athletic has always been one of those teams जो उनके वो इनाकी विलियम और वो सब जो है भाई, इनके दो भाई भाई साहब, हाँ, इतना तेज खेलते हैं और उनका इंजरी का इतना अच्छा रिकॉर्ड, इतना अच्छा इन द सेंस कि इंजरी होती ही नहीं है। क्या रिकॉर्ड था उसका ला लीगा में, कितने मैचेस लगातार खेलने कुछ ऐसा है कि वो 2-3 साल से उनका कुछ वो मिस ही नहीं हुआ है भाई।
बट जो जिस पॉइंट में मैं आता हूँ ये है कि दीज प्लेयर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द काउंटर्स, और बारसा की एक मेन वीकनेस हमेशा वही रही है। राइट, हाई लाइन खिलाते हैं, हमने देखा था मैड्रिड के अगेंस्ट कैसे एक्सपोज हुए थे। तो टैक्टिकली स्पीकिंग वो काउंटर अटैकिंग फास्ट मूविंग क्विक ट्रांजिशन वाला फुटबॉल फ्रॉम एथलेटिक बिल्बाओ, उसको टैकल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, विच वॉज नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग द रियल बीटिस गेम। रियल बीटिस भी थोड़ा पोजीशन रखना अच्छा लाइक करती है, बॉल को बिल्डअप करे अच्छे से, एकदम उल्टा होने वाला है विद एथलेटिक बिल्बाओ। एंड एग्जैक्टली वही चीज़ हमें चुभती है हमेशा इन बिग गेम्स, जो टीम हमारे अगेंस्ट काउंटर कर सकती है। सो वो देखना पड़ेगा। इनाकी विलियम्स का इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसका अच्छे है भी हिस्ट्री भाई बारसा के साथ, वो काफी गोल वोल मारता रहता है, दोनों निको विलियम्स और इनाकी विलियम्स दोनों ही। बट इफ यू टॉक अबाउट कि क्या इनकी फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या लाइनअप्स होने चाहिए, कौन प्लेयर खेलना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? मतलब लेवेंडोस्की को क्या कराएंगे स्टार्ट, अब लगता है कराएंगे तो है ही भाई, आई थिंक स्टार्ट तो करेगा ही। अगर नहीं कराया तो दैट विल बी अ वेरी बिग स्टेटमेंट फ्रॉम चावी। हो सकता है, आई थिंक कि हाँ अभी भी स्टार्ट तो कराएं, बट आई वोंट बी सरप्राइज अगर 16 मिनट्स के बाद निकाल दे। डेफिनेटली अप टॉप आई थिंक लमीन यमाल ने जैसा खेला, आई होप ही इज नॉट बेंच्ड भाई, एंड फरहान टॉर्रेस ने तो हैट्रिक मारी है, तो देयर इज नो वे ही विल बी बेंच्ड आइदर। सो आई थिंक ये तो ऑटोमेटिकली ही फिर 3 फॉरवर्ड्स हमारे पिक हो ही गए। डू यू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फरहान टॉर्रेस राइट में स्टार्ट करें, जो फिलिक्स ने भी आके गोल मार दिया था? तो भाई मैं नहीं चाहता कि लमीन यमाल को बेंच करा जाए इस परफॉर्मेंस के बाद। क्या पॉइंट है बेंच करने का? इफ एट ऑल अगर तुम्हें फिलिक्स को खिलाना है तो मे बी यू कुड गो विद, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली ऑन पेपर 4-3-3 भले ही हो, लेकिन ऑन फील्ड 3-2-4-1 ही होता है। राइट, तो फरहान टॉरेस के साथ एक और अटैकिंग मिडफील्डर होगा बिहाइंड लेवेंडोस्की। अब वहाँ पे अगर तुम एक मिडफील्डर को जैसे कि पेड्री उसको अटैकिंग मिडफील्डर बना दो, अगर वैसा नहीं करना तो डायरेक्टली फिर फिलिक्स को स्टार्ट करा दो। बट डज फिलिक्स स्टार्ट ओवर पेड्री? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज पेड्री ऑल्सो हैड अ ग्रेट गेम लास्ट टाइम, स्पेशली द फर्स्ट हाफ। प्लस जब डिफेंसिव ट्रांजिशन होगा तो उसमें फिलिक्स उतनी हेल्प नहीं कर पाएगा जितनी पेड्री कर पाएगा अभी तो। हाँ फॉर श्योर। सो आई थिंक पेड्री एंड फरहान टॉरेस फॉर्मेशन वाइज ही चलते हैं, ठीक है। ऊपर सबसे ऊपर लेवेंडोस्की, उसके पीछे जो 2 अटैकिंग मिडफील्डर्स होंगे हमारे वो होंगे फरहान टॉरेस एंड पेड्री। विंग्स पे आई थिंक बाल्डे एंड लमीन यमाल। तो ये 1 के पीछे जो 4 होने वाले हमारे हो गए। उसके पीछे जो डबल पिवट होगा आई थिंक वंस अगेन गुंडोगान एंड डियोंग ही होने चाहिए, देयर वुड बी नो चेंजेस। मेन बात है डिफेंस में अब क्या करने वाले हम लोग। क्या अराहो खेलेगा? कुंडे तो खेलने ही वाला है ऑफ कोर्स। डू यू थिंक अराहो विल बी देयर? आई थिंक सो, शायद खेला। क्रिस्टियनसन इंजर्ड है अभी। हाँ, तो मे बी वो कुबारसी को वापस स्टार्ट कराया जा सकता है। आई थिंक सो शायद अराहो स्टार्ट तो करेगा। तो अराहो, कुंडे एंड कुबारसी आई गेस। और कोई सेंटर बैक बचा नहीं ना इनके पास अब। वो इनिगो मार्टिनेज था, वो ही बेचारा लेकिन इंजर्ड ही चल रहा है। राइट। तो आई थिंक यही स्टार्ट करेंगे तो कोई चॉइस नहीं है। ऑल्दो कुबारसी ने प्रॉमिसिंग अपना डेब्यू करा था, मतलब ही हैड गुड मोमेंट्स। पीछे नाकी बिना तो होने वाला, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है। एंड आई होप कि ही डज नॉट मिस अप इन दिस बिग गेम भाई। राइट। कुछ मैचेस में वो बहुत ही अच्छा रहा, एंड कुछ मोमेंट्स में वो बहुत उसकी वो इमेच्योरिश वाइब दिख जाती है। तो आई होप कि वो मोमेंट्स इस बार ना है, बिकॉज ये 1 ऑफ ही है अनफॉर्चुनेटली, एंड अवे गेम है। बट हाँ यार, आई थिंक यही फॉर्मेशन होनी चाहिए। आई होप कि सेम इस सेटअप में ही खेलें हम लोग, 3-2-4-1 में ही। अब लास्ट मिनट पे कोई चेंजेस ना हो। ऑल्सो 3 एट द बैक हम लोग को शायद काउंटर अटैकिंग फुटबॉल के अगेंस्ट खेलने में थोड़ा और ज़्यादा हेल्प करें इंस्टेड ऑफ जस्ट द 2, क्योंकि डियोंग भी फिर ड्रॉप कर सकता है, वहाँ से बाल्डे भी आएगा ही आएगा। लमीन यमाल ऑन द विंग, वो भी एक विंग बैक की तरह भी खेल सकता है, बिकॉज ही इज़ क्वाइट यंग एंड काफ़ी पेस है अभी उसके पास। सो डिफेंसिवली हमें अच्छा कवर मिल सकता है ट्रांजिशंस में, एंड गोइंग फॉरवर्ड वी विल हैव सो मेनी ऑप्शंस। तो 5-6 लोग ऊपर घुसे होते हैं हमारे। आई थिंक दिस फॉर्मेशन शुड बी देयर, एंड आई थिंक यही रनअप होगी मोस्ट लाइकली, ज़्यादा चेंजेस होंगे नहीं। राइट। तो अगर हम लोग बात करें अल्टीमेटली क्या प्रेडिक्शंस हैं गेम की, एंड व्हाट डू यू थिंक हु विल विन? ऑब्वियसली आई गेस यू आर सेइंग बार्सिलोना जीतेगी। कुछ कह नहीं सकते भाई वैसे। ओके, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि क्वार्टर्स आ गए हैं, अब मेन मीट शुरू हो गया कोपा डेल रे का। एंड जिस तरीके से हम लोगों ने बॉटल करा है इतने सारे मैचेस, कोई बड़ी बात नहीं होगी कर दें। बट आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 1 पॉजिटिव परफॉर्मेंस आई विल हैव टू बैक बार्सिलोना कि पॉसिबली दे कैन डू सम गुड स्टफ। बिसाइड्स कुछ इंडिविजुअल प्लेयर्स का हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कैसे उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। पेड्री हो गया, फरहान टॉरेस हो गया, लमीन यमाल हो गया, डियोंग ऑल्सो हैड अ वेरी कंसिस्टेंट गेम, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। तो आई होप कि भाई ये सब टर्न अप करेंगे, एंड अगर लेवेंडोस्की कर जाए तो बोनस ही है। राइट। तो आई थिंक बार्सा शायद जीत रही है। आई थिंक मेरे हिसाब से भी शायद जीत जाएगी बार्सिलोना, ऑल्दो आई एम स्टिल नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। हमारी टीम तो बाहर हो चुकी है भाई। आई थिंक बार्सा जीत जाएगी। बाय द वे इस बार बार्सिलोना जीती तो जो बाकी टाइज हैं, एक तो रियल सोसिएडाड वर्सेस सेल्टिक है, इसमें आई थिंक रियल सोसिएडाड जीत जाएगी यहाँ पे। अभी मायोर्का वर्सेस गिरोना है, तो गिरोना भी आएगी आगे।
एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस सेविया, आई थिंक यहाँ पे एथलेटिको आ जाएगी। हाँ, क्योंकि सेविया क्वाइट फ्रैंकली वो टीम रही नहीं है एग्जैक्टली। एंड एथलेटिको अगर आगे आती है तो सेमीफाइनल होगा बार्सा वर्सेस एथलेटिको। हाँ, तो बहुत तगड़ा मैच होगा एक्चुअली ये वाला देखने वाला। एंड आई होप कि देखने को मिले, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ अल्टीमेटली बार्सा ये वाला स्टेज तो क्लियर करे, नेक्स्ट में बाहर हो। बट आई थिंक जीत जाएगी वाला मैच, ऑल्दो आई थिंक थोड़ा क्लोज मैच होगा। अब मे बी 1-0, और अगर मतलब मैक्स टू मैक्स लेके चलो तो 2-0 शायद, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक ही होगा। मतलब कंसीड नहीं करेंगे हम लोग। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये वो होगा, गोल डिफरेंस इतना होगा। अच्छा। मैक्स मतलब मुझे लगता है एक ही गोल का होगा। स्कोर लाइन प्रेडिक्ट करके देखो। 3-2 बार्सा। 3-2 भाई साहब, मतलब हाई स्कोरिंग गेम होने भाई वाला है। मजा आएगा हो गया तो। और कौन गोल मारने का लग रहा है तुम्हें? बार्सा से फरहान मार सकता है, आई थिंक लेवेंडोस्की तो नहीं मारेगा। फरहान टोरेस मार देगा, एंड मे बी गुंडोगान। तीसरा गोल भाई प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है भाई, यमाल मार दे आई थिंक, क्योंकि काफी क्लोज तो आ ही जाता है वो मारते मारते। पोस्ट ही मारा था। हाँ, तो मे बी यमाल, बट लेट्स सी क्या होता है। ऑल्दो इन सेइंग दैट ये जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं एम्फसाइज करूंगा इस चीज़ पे, क्योंकि चावी ने खुद ये चीज़ बोल दी है कि अगर मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं करता तो मैं खुद छोड़ के चला जाऊंगा। एंड ऑब्वियसली अगर ट्रॉफी ले जाते तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए, चाहे कितना भी आपने पर्सनली डेवलप कर दिया हो टीम को। तो आई थिंक कोपा डेल रे जीतना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चावी टू स्टे एट बार्सिलोना, क्योंकि ला लीगा में रियलिस्टिक होप्स नहीं है अभी, मतलब है बट थोड़ा डिफिकल्ट है, मुश्किल है। एंड यूसीएल में तो नहीं है। तो आई थिंक जो जीतना इंपॉर्टेंट है, कोपा सुपर कोपा नहीं जीत पाए, तो आई थिंक जो जीतना इंपॉर्टेंट है वो कोपा डेल रे। लेट्स सी क्या होता है। बट नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, राइट, विच इज करीम बेंजेमा। थोड़ी शॉकिंग न्यूज़ आई है, ऑल्दो आई काइंड ऑफ सॉ दिस कमिंग, क्योंकि बहुत टाइम से न्यूज़ चल रही थी कि कुछ ना कुछ थोड़ी गड़बड़ी है अल इत्तिहाद में। इससे पहले हमने देखा था कि नूनो एस्पिरितो सांतोस जो उनका मैनेजर था, उसको सैक कर दिया था, जिन्होंने लीग टाइटल जिताया था अभी लास्ट सीजन, जस्ट बिकॉज बेंजेमा से नहीं पड़ रही थी। एंड अपेरेंटली कुछ ऐसे रूमर्स थे कि सांतोस सोचता है कि बेंजेमा उसके प्लान्स में फिट इन नहीं होता, व्हिच इज वेरी सरप्राइजिंग भाई। मतलब वैसे गट्सी बोल सकते हैं भाई इस चीज को, गट्सी, बट फिर ना क्या निकला अल्टीमेटली, सैक हो गया अल्टीमेटली। ऑल्दो आई डोंट थिंक इट वाज द राइट डिसीजन कि तुम मैनेजर को सैक कर दो बिकॉज ऑफ अ प्ले, बट इट्स अ प्रैक्टिकल डिसीजन। आई थिंक लीग के हिसाब से तो वो राइट डिसीजन था फॉर द, मतलब प्रैक्टिकल था वही कि करना पड़ेगा, बट फुटबॉलिंग टर्म्स में इट इज नॉट गुड, ऑब्वियसली हायरार्की वही बैठती है। बट वही बात है कि बेंजेमा अभी है, लीग ग्रो कर रही है, इंपॉर्टेंट स्टार्स होने, इसलिए उन्होंने कर दिया। बट आई थिंक बड़ी अजीब स्टेटमेंट थी भाई कि आप अल इत्तिहाद में हो, कोई ऐसा प्लेयर है नहीं और आगे अप टॉप, एंड यूर सिंह कि बेंजेमा तुम्हारे प्लान में फिट इन नहीं हो पा रहा। तो ऑल्दो कुछ खराब सीन चल रहा है भाई, हेंडरसन ने भी छोड़ दिया। हाँ, उसने क्यों छोड़ा? हेंडरसन ने तो वो है ना उसके LGBT, क्योंकि उसने कितने प्रो में बोला था पहले, एंड जब उसके अगेंस्ट बोला तो उससे काफी बैकलैश मिला सऊदी में जाके, कि आप अभी तक तो बड़े प्रो थे, फिर आप एकदम से अगेंस्ट मतलब सऊदी गए हो, जो कि कल्चरली थोड़ा डिफरेंट है उनसे, LGBT की उससे नहीं रखता, तो उनके अगेंस्ट फिर थोड़ा हेंडरसन के अगेंस्ट हो गया। आई थिंक वो अपेरेंटली काफी हर्ट करा उस चीज को, कि हेंडरसन को, कि मेरे अगेंस्ट इतना पलट गए सब लोग, तो भाई पलटेंगे, तुमने हरकत ऐसी करी है। एंड सेकेंडली कुछ ऐसा हुआ है कि लाइक टीम अल इत्तिफाक इतना गंदा कर रही थी अंडर स्टीवन जेरार्ड इस टाइम पे, मतलब कर रहे हैं थोड़ा, बट उतरे नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशंस। प्लस यहाँ पे एक और सऊदी का फुटबॉल कल्चर क्वेश्चन में आता है, क्योंकि जहां जहाँ पे स्टार्स हैं वहां तो आ रही है क्राउड। अल इत्तिफाक का कोई एक गेम था जहाँ पे 619 लोग आए थे देखने, विच इज वाई जो रोनाल्डो का कमेंट था जो हमने पिछले पॉडकास्ट में ब्रेक डाउन करा था, राइट, कि क्या सऊदी बेटर हो गई है, इट वाज डिल्यूजनल भाई, राइट। एंड वहां पे 619 लोग देखने आए थे। तो वही पॉइंट है कि जब तक वो स्टार स्टडेड लीग नहीं होगी ना, हर जगह स्टार्स ही स्टार्स हो, तब तक वो क्राउड बढ़ने नहीं वाली। बट हाँ भाई, जब ये बेंजेमा का भी जो न्यूज़ आई है, बाय द वे मैं आपको पहले बता दूं कि क्या न्यूज़ है एक्चुअली में। द थिंग इज कि ऐसा बोला जा रहा है कि हिज फ्यूचर इज अप इन द एयर, एंड मीटिंग्स कर रहा है वो और क्लब से कि क्या आगे करना है। अल इत्तिहाद से भी मीटिंग चल रही है, क्योंकि सऊदी इज ऑब्वियसली नॉट विलिंग टू लेट हिम गो यहाँ पे। नहीं तो क्यों जाना चाह रहे ये तो समझा दो सब। ये मैं इसके अभी बताऊंगा। बेंजेमा राइट नाउ इज नॉट ट्रेनिंग विद द रेस्ट ऑफ द स्क्वाड, एंड अभी फ्यूचर टॉक्स होल्ड हो रही हैं बेंजेमा के अल इत्तिहाद के बॉस के साथ। सऊदी के जितने भी बॉसेज हैं वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि बेंजेमा किसी और क्लब चला जाए सऊदी के इन दिस फॉर अ लोन जनवरी में, क्योंकि ऑब्वियसली दे वुड नॉट वांट टू गिव अप हिम। एंड एक और चीज़ है, now the only way for return to Europe would be a huge salary cut as the current package is too expensive, obviously. एंड यहाँ पे अब कौन कौन बैठ रहे हैं यहाँ पे, इससे पहले मैं बता दूं कि ये चीज़ क्यों हो रही है। अभी अल नसर से एक गेम था जो 4-2 हारी थी अल इत्तिहाद। लास्ट सीजन ऑब्वियसली टाइटल जीत गए थे, उसके बाद काफ़ी अच्छे लोग प्लेयर्स लेके आए। फबिन्यो आया था यहाँ पे, एक जोटा आया था, बेंजेमा आया, कांटे आया। इसके बाद नेचुरली होप्स बढ़ गए उनके। एंड दिस सीजन अल इत्तिहाद इज नॉट
डूइंग वेरी वेल इन द लीग। अल नसर के अगेंस्ट जो मैच था जहाँ पे रोनाल्डो ने आई गेस 2 गोल मारे थे एंड 4-2 जीत गई थी, इसके बाद बेंजेमा को बहुत तगड़ा बैकलैश मिला अल इत्तिहाद के फैन से ही, सऊदी के फैन से, कि जितना प्राइस टैग दिया गया उसके हिसाब से प्रिपेयर मतलब परफॉर्म नहीं कर रहा। ऑल्दो इफ यू लुक एट हिज स्टैट्स दिस सीजन, 15 मैचेस में 9 गोल और 5 असिस्ट हैं, तो 15 मैच में 14 गोल असिस्ट हैं उसके। कौन कर रहा है और इतना? हाँ भाई, टीम में उसके कौन कर रहा है? एंड द थिंग इज कि थोड़ा अनग्रेटफुल लग रहे हैं भाई। इधर वे आई थिंक सऊदी के लिए ये चीज मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे शुड नॉट बी दैट हार्श ऑन एनीवन राइट नाउ। अगर ये बाई चांस फैंस, बहुत सॉफ्ट वो है ये, हाँ एग्जैक्टली पॉइंट है अभी। एक तगड़े प्लेयर का, एक एलीट प्लेयर का एक्सपीरियंस गड़बड़ हुआ तो एक बुरा सिग्नल होगा बाकी सारे उन एलीट प्लेयर्स का जो कि अपने रिटायरमेंट वाले टाइम पे आने का सोच रहे हो। एग्जैक्टली रोनाल्डो एक साइड पे कितना भी खेले, बट अगर जैसे बेंजेमा भी जितना बड़ा प्लेयर है, अगर उसका गंदा एक्सपीरियंस गया अल्टीमेटली, उसने एक भी स्टेटमेंट दे दी ना कुछ उल्टी आके, तो इट इज फिनिश्ड भाई। क्योंकि वैसे भी ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार से सपोर्ट मिले आपको। तो कल्चरली इट इज नॉट, ये जो कुछ रूमर्स आ रहे हैं कि कल्चर डिफरेंसेस हो रहे हैं, दैट इज नॉट एनीथिंग। कल्चरली वो बहुत तगड़ा मैच हुआ पे, उसने आते ही बोल भी दी थी चीज। इट्स जस्ट दैट कि जो बैकलैश मिला है उससे लग रहा है अपेरेंटली कि इट इज वेरी हार्श ऑन हिम, कि उससे ऐसी चीजें बोली जा रही हैं। एंड इसको चलते उसने अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया था। इतना हेट मिल रहा था? हाँ है कुछ महीने भर तक। अभी रिसेंटली कुछ देर बाद वापस आया बेंजेमा। अच्छा, बट उसने डीएक्टिवेट कर दिया था। एंड उसके बाद जब वापस आया तो डायरेक्टली ये टॉक स्टार्ट हो गई कि इसे कहीं और जाना है। नाउ टू से कि कहाँ कहाँ जा सकता है, ऑब्वियसली आया था कि रियल मैड्रिड जाएगा या नहीं जाएगा, बट एज पर रिपोर्ट्स रियल मैड्रिड बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर रही है ऑप्शन, विच इज़ ऑब्वियसली मतलब एक्सपेक्टेड ही है। मैड्रिड कभी जाती नहीं है वापस उस प्लेयर के लिए। एंड वही बात है कि एज हो चुकी है, टीम के अंदर नहीं बैठ पाएगा। एक ऑप्शन ये है कि आप किसी और सऊदी क्लब चले जाओ। आई होप इट वाज मतलब कि अल नसर हो पाता ये, बट अल नसर नहीं हो पाएगा क्योंकि 8 प्लेयर्स ऑलरेडी हैं वहाँ पे, तो आप किससे बैठाओगे, पॉइंट वो है। क्या है ये बता दो एक बार सबको। ये अभी हमने एक रील भी निकाली थी इस पर। बेसिकली सऊदी प्रो लीग में ऐसा एक रूल है कि आप हर एक टीम में, हर एक स्क्वाड में 8 ही फॉरेन प्लेयर्स रख सकते हो। तो जैसे स्क्वाड में, हाँ, 8 प्लेयर्स की 25 की स्क्वाड होगी, उसमें 8 ही हो सकते हैं, जो मैच डे गोइंग स्क्वाड होती है उसके अंदर। तो आप रजिस्टर करने को कर सकते हो, बट वो स्क्वाड के अंदर 8 ही प्लेयर्स आ सकते हैं। तो अल नसर के 8 प्लेयर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो पॉइंट इस कि आप लाओगे तो फिर किसे बैठाओगे। बट इस रूल का भी पॉइंट क्या है अगर वो लोग बढ़ाना चाहते हैं? आई थिंक वो धीरे धीरे बढ़ाएंगे, मे बी अगले सीजन अभी जब आएगा तो शायद बढ़ा दें उसको कि अब और डाल सकते हो। आई थिंक वो इनिशियल था, क्योंकि वो ये भी तो चाहेंगे ना कि थोड़ा बहुत तो सऊदी का जो प्लेयर्स है उनको भी थोड़ा वो मिले, क्योंकि अगर आई थिंक उससे ज़्यादा बड़ा रीज़न ये है कि हर एक ही टीम पे सारे वो प्लेयर्स ना आने, वो भी आई थिंक अल्टीमेटली हो ही जाएगा ये, मतलब और क्लब्स में आने लग जाएंगे, बिड्स आने लग जाएंगी और क्लब्स की तरफ से भी, क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट क्लब्स ना, क्लब्स थोड़ी प्लेयर्स खरीद रहे हैं, अल्टीमेटली तो स्टेट ही खरीद के दे रहे हैं ना उन लोगों को। तो इट इज़ द जॉब ऑफ द स्टेट टू इंश्योर कि सारे में इक्वली डिवाइड हो। तो आई थिंक वो इवेंचुअली वो लोग ट्राई करेंगे उस चीज़ के लिए। बट आई थिंक ये 8 प्लेयर्स का इट मेक सेंस, क्योंकि काफ़ी जगह काफ़ी लीग्स में रूल होता है। एंड आई नो भाई सेंस तब बनाता जब वो उनका पूरा ट्रेन ऑफ थॉट ही वही होता कि हमें अपना होम ग्रोन टैलेंट कल्चराइज करना है और इम्प्रूव। आई थिंक लाइक अल्टीमेट वो एम है ये कि वो ने अपने सऊदी प्लेयर्स भी बढ़ाने, बट उसका रूट अलग है ना, दे आर गोइंग फॉर फेम फर्स्ट एंड देन डिफरेंट अप्रोच है डेफिनेटली। तो फिर पूरे ही घुस जाओ उस अप्रोच में। नहीं, पूरा पूछ लो, फिर पॉइंट है कि आपको फिर चांस ही नहीं मिलेगा प्लेयर्स खिलाने का सऊदी प्लेयर्स को। अरे भाई 2 बढ़ा दो और 8 का 10 कर दो यार। आई थिंक हो जाएगा, हो तो जाएगा अल्टीमेटली, बट 8 भी बहुत वो है भाई, हाँ काफी बड़ी डील है, क्योंकि 11 ही तो प्लेयर होते हैं। तो आई थिंक मतलब ठीक है, आई अंडरस्टैंड देयर अप्रोच, बट हाँ एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर आप ऐसे जा रहे हो तो ऑल आउट ही जाओ यहाँ पे। बट रियल मैड्रिड को रिजेक्ट हो गया कि उस तरफ से नहीं जाएगा। सऊदी क्लब का लेट्स सी कि कहाँ पे होता है। एक जो रियलिस्टिक अप्रोच है वो है ओलंपिक लियोन की। चेल्सी का चल रहा था, वो क्या है? चेल्सी का नहीं, अभी यूनाइटेड के लिए भी कह रहे हैं, यूनाइटेड भी ट्राई करेगी। क्यों, मतलब व्हाई आर दोज रूमर्स नॉट फॉर्मिडेबल? क्योंकि कुछ कॉन्क्रीट नहीं आया, दीज आर जस्ट रूमर्स की आ गया है यहाँ पे। लियोन का तो फेब्रिजो ने भी कहा है कि जो उसका सीईओ उसने ट्राई करा है इसके लिए, टेक्सचर समथिंग नाम है उसका, बेंजेमा को वापस आने के लिए, बट इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि सऊदी इज नॉट लेटिंग टू लेट गो ऑफ बेंजेमा। बेसिकली जिनको नहीं पता, पहले वो लियोन से खेला हुआ है, हाँ, तो एक हिस्ट्री रही है। राइट। बेंजेमा का भी आई थिंक यार उसे सऊदी से उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, मे बी क्लब में वो चीज़ सही नहीं बैठ रही है। एंड अगर ये यूरोप का ऑप्शन आता भी है तो मुझे लगता है कि लाइक आई एम नॉट श्योर कि बेंजेमा बहुत एंटरटेन करेगा इस चीज़ को कि उसे यूरोप वापस जाने को मिलेगा। क्योंकि आई थिंक अल्टीमेटली रियल मैड्रिड छोड़ के जब वो सऊदी गया है, इट इज़ नॉट लाइक कि उसके ऑप्शंस नहीं होंगे कहीं और जाने के। इतना गंदा सीजन नहीं गया था उसका, ना एज बहुत ज़्यादा थी। द फैक्ट कि वो सऊदी गया अल्टीमेटली
दो रीजन ऑब्वियसली, क्योंकि पहला तो कल्चर वाला होगा एंड सेकंड की पैसा बहुत मिल रहा है। तो आई डोंट थिंक कि एकदम से वो पैसे वाली चीज़ एकदम ही अलग चली जाएगी। अगर वो प्रॉपरली कम्युनिकेट करेगा सऊदी के जितने भी बॉसेज हैं, तो आई एम प्रिटी श्योर कि वो किसी और क्लब में डाल देंगे उसे, उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी एज लॉन्ग एज बेंजेमा इज विलिंग टू प्ले। तो आई थिंक एक रियलिस्टिक जो मेरे को ऑप्शन लग रहा है वो यही लग रहा है कि मे बी किसी और सऊदी क्लब में चला जाएगा। आई डोंट थिंक कि लियोन में जा पाएगा। परमानेंट ट्रांसफर किसी और सऊदी क्लब में आई थिंक अभी ये जनवरी में तो नहीं हो सकता, तो लोन पे जाएगा, देन मे बी समर में परमानेंट कर दें उस चीज़ को। बट आई थिंक द ओनली रियलिस्टिक ऑप्शन इज कि आप किसी और सऊदी क्लब चले जाओ, क्योंकि आई डोंट थिंक कि और कोई क्लब अब मतलब सऊदी भी नहीं चाहेगी बाहर जाए, और कोई क्लब भी शायद लियोन के अलावा कोई अवेलेबल है भी नहीं। बट लियोन इज अ वेरी गुड ऑप्शन, वो फ्रांस अपने घर जा रहा है ऑप्शन, बट क्या वो जो रूट कॉज थी कि क्यों जाना है उसे, आई थिंक लियोन जाना तो उस टाइम पे भी जा सकता था जब वो मैड्रिड छोड़ के गया था। द फैक्ट इज ही चोज मनी, नथिंग रॉन्ग विद इट, बट हाँ कि फैक्ट ये है कि उसने मनी को चूज करा। तो आई थिंक एकदम से ही वो चीज़ चली तो नहीं जाएगी, क्योंकि इतना पैसा कमा रहा है वो, अभी 1-2 सालों से और तगड़े पैसे मिलने हैं। तो आई थिंक यार मतलब सऊदी ही मुझे लगता है ऑप्शन होगा उसका। ऑल्दो अगर सऊदी की बात कही जाए तो कौन सा क्लब लगता है तुम्हें व्हिच इज लाइकली? मैं वही कह रहा हूँ कि भाई आई विश अल नसर हो पाता, बट अल नसर हो नहीं सकता, अल हिलाल भी नहीं हो सकता। अल हिलाल के हो गए? अल हिलाल के तो हाँ हो चुके हैं, एंड उनकी टीम भी बहुत ही अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो मे बी शायद वो कॉम्बिनेशन चेंज करने का ट्राई ना करे। आई थिंक मे बी इत्तिफाक हो सकती है। एक शबाब भी कह रहे थे, अल शबाब काफी रियलिस्टिक ऑप्शन कह रहे थे। अजीब लग रहा है नाम बोलते बोलते, क्या इसको पता होगा। ऐसे बोलो जैसे मैड्रिड बार्सा के नाम ले रहा हूँ। एक अल शबाब भी टीम है, एक अल इत्तिफाक है जहाँ पे अभी हेंडरसन था, वहां से एक स्पॉट खाली हो गया, तो मे बी मुझे लग रहा है कि वो एक अच्छा, और स्टीवन जेरार्ड है तो मैनेजर भी एक अच्छा है वहाँ पे। स्टीवन जेरार्ड का वो मैन मैनेजिंग भी उसकी काफी रेप्यूटेड है, कि वो टैक्टिक्स चाहे अच्छे ना हो पर मैन मैनेजिंग अच्छी है उसकी। तो मे बी इत्तिफाक जा सकता है। पॉइंट इज वही कि क्या इट इज़ सोली बेस्ड ऑन मनी, या फिर वो थोड़ा कॉम्पीट भी करना चाहता है, क्योंकि अल इत्तिफाक इज नोवेयर नियर कम्पीटिंग फॉर द टाइटल। भाई कम्पीट करना तो फिर लियोन ही चला जाए। हाँ वही अब ये क्या कि दोनों चीज़ें चाहिए ऐसे करना, मुझे ये भी चाहिए लेकिन मुझे वो भी चाहिए। राइट। आई थिंक पर्सनली अगर इस सिचुएशन की बात करी जाए, सबसे बड़ा लूजर इसमें सऊदी अरेबिया ही होगी अगर वो छोड़ के जाता है। हाँ ईजिली। बेंजेमा को पैसों की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी सऊदी को बेंजेमा की ज़रूरत है। हाँ डेफिनेटली। तो आई थिंक यहाँ पे तो एट ऑल कॉस्ट जो मांग रहा है बेंजेमा उसको वो दे दो, इफ़ यू वांट टू मेक श्योर कि एक और आप स्टार लूज ना कर दो आफ्टर व्हाट हैपेंड टू हेंडरसन। अगर हम लोग बेंजेमा की बात करें, आई थिंक अगर बेंजेमा लियोन वापस आएगा तो उसके लिए तो बेटर ही है भाई, वैसे लेगेसी के लिए तो ही इज कमिंग बैक टू यूरोप, राइट, वन मोर चांस टू मे बी नॉट, मतलब यूसेल का तो वो नहीं कर सकता फाइट, बट हाँ एटलीस्ट पीएसजी की मोनोपोली तोड़ के अगर वहाँ पे लीग जिता दो वो बहुत बड़ी बात होगी। तो उसकी एक मतलब एक फेयर टेल एंडिंग होगी कि वहाँ से शुरू किया वहीं पे ख़त्म कर रहा है, ऐसे टाइप का समथिंग लाइक दैट। उसके लिए तो आई थिंक इट्स अ विन विन। अगर वो सऊदी में रुकता है तो पैसों के मामले में विन है, और वहाँ जाता है तो फिर लेगेसी के मामले में। तो बेंजेमा पे इतना हार्म है नहीं अभी, और ऐसा भी नहीं कि लियोन एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे वो ज़्यादा गया नहीं है या फिर कल्चरल डिफरेंस, अपने घर में जा रहा है, तो उसके लिए तो विन विन ही है। सबसे बड़ा लूजर पे सऊदी अरेबिया ही है। ऑल्दो व्हाट डू यू थिंक अल्टीमेटली होगा क्या? यार वही मुझे लगता है सबसे लाइकली तो यही है कि वो रुकेगा ही सऊदी अरेबिया में, किसी और क्लब में चला जाएगा, क्योंकि थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि सऊदी अरेबिया जाने देगी। हो सकता है सऊदी अरेबिया टू मेक श्योर कि वो रुक जाए, सैलरी डबल भी करते हैं भाई, हो सकता है। हाँ उनके क्या ही बड़ी बात है। राइट, मतलब वो फिर बात हो जाएगी, रोनाल्डो फिर बोलेगा साइड से कॉल करके, भाई रोनाल्डो का भी तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन आने वाला है, क्या पता उसमें बढ़ाएंगे सैलरी, क्या पता भाई, 50 गोली मार दी। हाँ तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं कि सऊदी पैसे और बढ़ा ही दे। तो अल्टीमेटली टर्न्स आउट कि बेंजेमा सऊदी में ही है, उसको पैसे और भी मिल रहे हैं। ऑल्दो व्हाट यू सेड ना कि ये सऊदी को ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक इंटरेस्टिंग थोड़ा टॉपिक है, क्योंकि बीच में अभी नेमार का कैंप आया था जो कि हमने अभी रील में कवर करा था, कि फेब्रिजो ने बोल दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, नेमार के कैंप ने बोल दिया ऐसा कुछ नहीं है। तो नेमार की तरफ से रूमर्स आए क्या कि वो छोड़ना चाहता है, हेंडरसन छोड़ चुका है, अभी बेंजेमा का आ रहा है, एंड अभी मिलिनकोविच साविच जो कि अल हिलाल में खेलता है मिडफील्डर, उसके भी ये रूमर्स आए थे कि अपेरेंटली ही इज ऑल्सो नॉट हैप्पी देयर। तो सऊदी के जितने लोग हैं उन पे भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। इफ दे वांट कि फुटबॉलिंग कल्चर ग्रो हो यहाँ पे, इफ दे वांट कि और स्टार्स आए और लीग ग्रो करें इन जनरल, बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप टॉलरेट करो इस चीज़ को। पहली बात तो अगर गंदी परफॉर्मेंस हो भी रही है, सो कॉल्ड गंदी परफॉर्मेंस बाय द वे, क्योंकि 15 मैच में अगर 14 गोल असिस्ट है तो दीज आर वेरी गुड स्टैट्स भाई।
तो जो भी अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हो पा रही तो पहले तो उसको टॉलरेट करो एंड सपोर्ट देम नो मैटर व्हाट। ये कुछ जेस्टेशन पीरियड होता है इस चीज़ का, तो यहाँ इधर तक आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। बाद में जब लीग ग्रो कर जाएगी देन ऑब्वियसली आप स्टैंडर्ड्स बढ़ा सकते हो और कह सकते हो कि ऐसे आप परफॉर्म नहीं कर सकते। बट जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचते इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सऊदी की जो मैनेजमेंट है और जो लोग हैं वो दोनों नहीं बिल्कुल हाथ में हाथ मिला के प्रॉपरली थोड़ा अभी वो मतलब क्या है, मतलब मैं तो गंदा शब्द यूज़ नहीं करना चाहता, बट हाँ एक आप तो एक थोड़े रिसीविंग एंड पे हो कि बेसिकली आपको डोमिनेट अभी प्लेयर्स ही करेंगे, आप उनके ऊपर राज नहीं चला सकते अभी आपको थोड़ा उनको सर्व करना पड़ेगा। बट हाँ ऑन दैट नोट आई थिंक हम लोग ने फुटबॉल के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए आज के। लेट्स नाउ मूव ऑन टू क्रिकेट बिकॉज कल से शुरू होने वाली है द मोस्ट अवेटेड सीरीज ऑफ दिस ईयर एज ऑफ नाउ। उसके बाद IPL वगैरह आ जाएगा, BGT आ जाएगा, वर्ल्ड कप आ जाएगा। अभी तक का तो सबसे एंटरटेनिंग सीरीज होने वाली है बिकॉज इससे पहले अफगानिस्तान से ही खेला था। तो भाई यहाँ पे भी 2-3 इंटरेस्टिंग नैरेटिव्स उनको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। व्हाट आर योर फर्स्ट थॉट्स ऑन दिस? वेरी एक्साइटेड भाई, इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच है ना। अभी हमने पिछले मैच में जो डिस्कस करा था कि रोना वोना शुरू हो जाता है इनका, पिछले मैच में पिछले पॉडकास्ट में राइट, पिछले पॉडकास्ट में जो डिस्कस करा था कि इनका रोना वोना शुरू हो जाता है। पर्सनली देख के बहुत मजा आता है, गुस्सा भी आता है, खुंदस भी चढ़ती है, बट मजा भी आता है कि अल्टीमेटली जब 5 as long as we are winning हाँ जब वाइट वॉश हो गए तो मजा भी बहुत ज्यादा आएगा फिर अल्टीमेटली। तो पर्सनली आई एम वेरी एक्साइटेड, बट ये जो सॉर्ट ऑफ सेटबैक लगा है, जो ये जो न्यूज मिली है अल्टीमेटली, व्हिच इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट टॉपिक, राइट, कि विराट कोहली ने पर्सनल रीजंस की वजह से पहले 2 टेस्ट मैचेस से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। नाउ ये पर्सनल रीजंस ऑफ लेट हमें काफी ज्यादा सुनने को मिल रहे हैं। अभी अफगानिस्तान में भी हमें ये चीज़ देखने को मिली थी जब उसने पहले T20 नहीं खेला था। साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में इसने पहले एक प्रैक्टिस कोई मैच थे, कोई सेशन था, वो भी मिस करा था, राइट। देन ही केम जस्ट इन टाइम बिफोर द फर्स्ट टेस्ट मैच। तो ये कुछ टाइम से चलता हुआ आ रहा है, राइट। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये? लाइक आई थिंक अभी BCCI ने जो स्टेटमेंट दी है बाय द वे वो यही है कि पर्सनल रीजंस की वजह से करा है। एंड जितने फैंस हैं, मीडिया हाउसेज है, सबको दे आर काइंड ऑफ अर्जिंग कि आप इसमें ज़्यादा स्पेकुलेशन ना करें क्योंकि थोड़ी प्राइवेसी देनी चाहिए हमें। फर्स्टली आई एम ऑल फॉर दैट भाई, क्योंकि आई थिंक जो लोग भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं विराट कोहली को, जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि लाइक उसकी पेट्रियोटिज्म को क्वेश्चन कर रहे हैं, लॉयल्टी क्वेश्चन कर रहे हैं, आई थिंक इट इज़ वेरी स्टूपिड भाई। जब वो गया है तो किसी रीजन से गया, एंड ये चीज़ और सॉलिडिफाई तब हो गई जब वो राम मंदिर में नहीं आया, इन्विटेशन जब मेरा तब नहीं आया। एंड जब अभी इज दैट कंफर्म कि नहीं आया था? हाँ नहीं आया, क्योंकि कैमरा तीनों नहीं आए। कौन? रोहित शर्मा, MS धोनी और विराट कोहली, सिर्फ सचिन आया था। क्यों पता नहीं, अश्विन शायद आया था और जडेजा भी आया था, बट ये तीनों आए नहीं। अच्छा, ओके। बड़े स्टेज था क्योंकि रोहित शर्मा, MS धोनी का तो मैं सोचता था MS धोनी तो आएगा ही आएगा, बट रोहित शर्मा का पॉसिबली क्योंकि वो टीम के साथ अभी हो सकता है पता नहीं वैसे, बट वही बात, जडेजा भी तो हाँ भाई। तो पता नहीं क्यों नहीं है, बट विराट कोहली का तो मुझे तब लगा कि जब वो उसमें भी नहीं आया, फिर जब BCCI अवार्ड सेरेमनी हुई अभी जो, बट ऐसे रूमर्स आते कि उसका तो पूरा वो पहुंच चुका है वहाँ पे, वो 1-2 दिन पहले स्टार्टिंग का था जब वो कह रहे थे कि पहुंच गया, बट अल्टीमेटली शायद गया नहीं। अच्छा। एंड फिर जब वो BCCI अवार्ड्स में भी नहीं गया तब वो सॉर्ट ऑफ कंफर्म हो गया कि भाई कुछ ना कुछ तो सीरियस बात चल रही है। एंड ये जो राहुल द्रविड़ ने स्टेटमेंट दिया इसको लेके, वो भी यही बोला है कि मतलब कि उन्होंने रोहित शर्मा से बात करी है, कैप्टन से और टीम मैनेजमेंट से, एंड कुछ एक ऐसा टॉपिक है जो कि अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए जैसे विराट कोहली की, एंड इस रीजन से वो जा रहा है। तो मतलब भाई आई थिंक कुछ सीरियस ही होगा जिसके से वो छोड़ के जा रहा है। आई डोंट थिंक कि ऐसे ही चला जाता वो। एंड अगर न्यूज़ की बात करें तो मे बी दैट इज बिकॉज कि वो उसका सेकंड चाइल्ड होने वाला है एंड उस रीजन से उसे जाना पड़ेगा। सबसे लाइकली तो मुझे वही लग रहा है, राइट, क्योंकि पहली बार में भी उसने पैटर्निटी लीव ले ली थी जब इंडिया, जब वो हिस्टोरिक गैबा वाला जो सीरीज था जिनको नहीं पता चला गया था, राइट, तो उसमें अल्टीमेटली कोहली पहले टेस्ट मैच के बाद ही चला गया था, फिर रहाणे ने कैप्टनसी करी थी। दैट कुड बी वन रीजन विदाउट गोइंग मच इनटू द स्पेकुलेशन। आई थिंक वही एक पॉसिबल रीजन अभी तो दिमाग में वही आ रहा है, और पता नहीं कोई हेल्थ रीजन हो या कुछ हो, तो आई होप दैट इज नॉट द केस, कोई पॉजिटिव न्यूज़ ही हो जिसके उसको जाना पड़ रहा है। बट द मेन पार्ट इज कि कई लोग अभी से ही क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे वो रोहित शर्मा के कट्टर फैंस हो या फिर धोनी के हो या जो भी हैं, कि कोहली हेटर्स ही कह लो, कि भाई ये कंट्री को ऊपर क्यों नहीं रख रहा, ये सब चीज़ों पे। ये ना थोड़ा सा डेलिकेट मैटर है, बट इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, क्योंकि आई थिंक मैं यहाँ पे पहले एक प्रीफेस दे दूँ सबको कि जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, बहुत ही ओपिनियन बेस्ड होगा, तो कुछ सही गलत नहीं होता। टू स्टार्ट विद, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द होल डिबेट कि ये कंट्री को पहले क्यों नहीं रख रहा है, मैचेस भी खेलना जरूरी है इंडिया के लिए, WTC का एक मैच काउंट होता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक देयर आर प्लेंटी ऑफ इंस्टेंसेस जहाँ पे
ऐसा क्लियर दिखाया गया कि ही केप्ट नेशन फर्स्ट. जब उनके फादर की डेथ हुई थी उसके बाद ही आके उन्होंने नेशन फर्स्ट क्या था भाई, वो तो रणजी का मैच था. मतलब खेला अल्टीमेटली क्रिकेट फर्स्ट. तो आई थिंक ऐसे कुछ मोमेंट्स हैं. एंड एक बंदे की लाइफ में, किसी भी पर्सन की लाइफ में देर आर सम मोमेंट्स जहाँ पे जो आई थिंक जहाँ जिसके लिए अलाउ होनी चाहिए सब चीज़ें. ऑब्वियसली लोग कहेंगे कि भाई ही इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, ही इज ऑन नेशनल ड्यूटी. दैट इज ट्रू. बट आई थिंक कुछ ऐसे जो मोमेंट्स होते हैं, जैसे जो उसकी द बर्थ ऑफ हिज फर्स्ट चाइल्ड जब वो गया था, आई थिंक दैट वाज आल्सो मोमेंट जो भाई ऑब्वियसली चाहेगा भाई बंदा रहना वहाँ पे. तो थोड़ी बहुत सिंपैथी हमें दिखानी चाहिए, थोड़ा एम्पैथाइज करना चाहिए प्लेयर्स के साथ भी. जस्ट टू बी द डेविल्स एडवोकेट, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ उससे अग्री करता हूँ, बट जो अदर साइड है मैं उसको एड्रेस कर लेता हूँ. राइट. कई लोग कहेंगे कि कितने सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कि अपने बच्चे को पैदा होते हुए नहीं देखते बिकॉज दे आर ऑन ड्यूटी. जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी और स्पोर्ट्स से बोरो करूँ तो आई थिंक डीबू मार्टिनेज कोपा अमेरिका के टाइम पे शायद उसने नहीं दिखा था. ओके, आई एम नॉट श्योर, ऐसा कुछ सीन हुआ है. एटलीस्ट कोई एक प्लेयर था अर्जेंटीनियन स्क्वाड में. इंडिया से भी ऐसे एक दो इंस्टेंसेस पहले हमने देखे हुए हैं. तो विराट कोहली क्यों नहीं कर सकता वो लोग? मैं वही कहूंगा कि बहुत ही कमेंडेबल बातें हैं जिन लोगों ने भी करी है चीज. बट इट इज अनफेयर टू एक्सपेक्ट इट फ्रॉम एवरीवन कि भाई उनने करा है तो तुम भी कर लो. हर किसी का कुछ चीजें प्राइवेट लाइफ होती है भाई, और वो हर चीज अलग अलग तरीके से प्रायोरिटाइज करते हैं उस चीज को. तो आई थिंक अगेन देयर इज नो राइट और रॉन्ग इन दिस. जो जैसे दीबू मार्टिनेज ने करा और भी किसी प्लेयर ने करा होगा, इट इज वेरी कमेंडेबल कि उनने ऐसी चीज करी है. बट पर्सनली अगर मैं टीम मैनेजमेंट पे होऊंगा तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा किसी से कि तुम ये चीज़ कर. इसी तुम जाए तो गलत नहीं है. हाँ राइट. बट जो लोग कर रहे हैं वो एक अल्टीमेट लेवल ऑफ सैक्रिफाइस दे रहे हैं. राइट. तो लोग ये क्वेश्चन करेंगे फिर तुम्हें कि भाई अगर ऐसा है तो विराट कोहली जो कि इतना कमिटमेंट के बारे में उस जाना जाता है, फिटनेस पूरी कमिटमेंट है, इंडियन क्रिकेट के लिए हमेशा कहता है कि मैं फील्ड पे जाऊंगा तो 120% दूंगा, उससे कम नहीं दूंगा. तो why can't he also pay the ultimate commitment and ultimate sacrifice? मैं तो अल्टीमेटली कहूँगा कि जो लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं भाई तुम लोग खुद से पूछो क्या तुम लोग ये चीज़ करते हैं. नहीं भाई, आई थिंक वो कभी भी फेयर आर्गुमेंट नहीं होती. जो लोग कहते हैं ना कि जैसे जो लोग कहते हैं ना कि भाई क्रिकेटर को बोलने से पहले खुद एक बॉल खेली है, वो बहुत बेवकूफ़ वाली आर्गुमेंट लगती है मुझे. मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई दिस इज जस्ट अबाउट अ वर्क लाइफ है आपकी और प्राइवेट लाइफ है. हाँ. तो अगर एक तो वैसे जो भी सेलिब्रिटीज होते हैं और जो क्रिकेटर्स होते हैं इनकी प्राइवेट लाइफ काफ़ी मिनिमाइज हो ही जाती है क्योंकि हर वक्त मीडिया टेंशन में रहता है. तो भाई कुछ तो मोमेंट्स होते हैं जिसके लिए एक बंदा चाहेगा कि भाई मुझे आई हैव टू टेक आउट टाइम फॉर दिस. तो अगेन मैं वही कहूँगा कि आपको करना है क्रिटिसाइज तो कर लो, बट पर्सनली मैं इस वजह से उसके कमिटमेंट पे क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा विराट कोहली के कि भाई वो चला गया अपने चाइल्ड की बर्थ देखने के लिए. भाई कंफर्म ऐसा कुछ है कि नहीं, मतलब इफ दैट हैज हैपेंड एंड जो वो गाबा वाली सीरीज में भी हुआ था. तो मैं ये कभी कमिटमेंट किसी की, चाहे कोई भी प्लेयर हो, कोई यंगस्टर हो, अपकमिंग यंगस्टर हो या फिर कोई बड़ा प्लेयर हो, कभी भी आई वोंट क्वेश्चन कि भाई ये इसकी कमिटमेंट नहीं है. क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो भाई आपको एम्पैथाइज करना पड़ेगा. भाई ही इज ऑल्सो ह्यूमन अल्टीमेटली. तो मैं ये कहूँगा कि आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो कि कमिटमेंट क्वेश्चन करेगा उसकी. मुझे लगता है इसमें वही है, ये थोड़ा बहुत ग्रे एरिया है क्योंकि ऑफ कोर्स हम क्वेश्चन नहीं कर सकते ऐसी बातों पे. एंड वी फर्स्ट ऑफ ऑल नोबडी इवन नोज कि एग्जैक्टली में हुआ क्या है. बट अगर हम लोग लास्ट वाला एग्जाम्पल ही ले लें जो कि गाबा के टाइम पे हुआ था, तो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट क्वेश्चन अ फादर कि तुम अपने बच्चे के उसमें क्यों जब बॉल तब क्यों नहीं देखने जा रहे. बट फिर वही है कि देयर हैव बीन सो मेनी एग्जाम्पल्स जिन्होंने कंट्री के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस दिया. इतने सारे आर्मी के लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, तो लोग वो वाली आर्गुमेंट लेके आ जाते हैं. बट पॉइंट वही है वो क्रिकेटर है भाई. हाँ राइट. तो राइट, इट्स नॉट हिज जॉब की वो. ऑल तो वही बात है कि क्या उसकी जॉब नहीं है, पता नहीं भाई. मतलब आई थिंक एटलीस्ट ऑन पेपर तो नहीं है. हाँ, क्योंकि एक आर्मी वाले की कमिटमेंट अलग होती है और एक क्रिकेटर की कमिटमेंट अलग होती है. क्योंकि जो अभी अपेरेंटली न्यूज़ निकल के आई है वो यही निकल के आई है बीसीसीआई की तरफ से भी कि उसने मैनेजमेंट से और रोहित शर्मा से खुद कहा है कि मैं हमेशा क्रिकेट के लिए पैरामाउंट इंपॉर्टेंस दूंगा, कमिटमेंट दूंगा. बट कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जो उसकी लाइफ में अनडिवाइडेड अटेंशन मांगती हैं. तो उसमें से ये एक है. एंड जो ये बार बार जा रहा है फिर बार बार आ रहा है ये, और कुछ महीनों से चल रहा है, तो कुछ तो बात है ही सीरियस. ऐसा तो नहीं है कि जा भी रहा है तो फिर वहीं पे बैठ ही जा रहा है, तुरंत ट्रैवल करके वापस भी आ रहा है जब भी पॉसिबल हो. तो कुछ तो रीज़न हो गई. बट वही है कि जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कमिटमेंट को, आई गेट वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम. बट हाँ, मैं भी इसमें कोहली के साइड पे हूँ पर्सनली कि ऑफ कोर्स इट मस्ट बी वेरी सीरियस, वरना कोहली ऐसा बंदा तो नहीं करता. इसमें पेट्रियोटिज्म वाला तो एंगल कहीं है ही नहीं. पहली बात तो जो वो लोग लेके आ रहे हैं वो फालतू का ही लगता है थोड़ा सा मुझे. बात वही है कि आर यू विलिंग टू पे द अल्टीमेट प्राइस या फिर स्टफ लाइक दैट. तो
समझ में आता है अगर विराट कोहली नहीं करना चाहता हो, बिकॉज होगा कुछ रीज़न तो होगा ही. इफ इट इज़ अबाउट द बर्थ ऑफ हिज सेकेंड चाइल्ड, मुझे ऐसा लगता है जो गाबा के टाइम पे भी गया था, और जो तुमने अभी दिल्ली वाला जब उससे सेंचुरी 90 कुछ मारे थे तब जो तुमने एग्जांपल दिया जो उसके फादर की डेथ हुई थी, इन सब चीज़ों में, तीनों चीज़ों में कॉमन क्या है? क्या? फैमिली, फादरहुड. अच्छा फिर तो मुझे लगता है कोई साइकोलॉजिकल लेवल पे कुछ ऐसा ना हो कि डीप ब्रेकडाउन क्योंकि उसके फादर की डेथ हो गई थी जल्दी, तो वो वैसा फादर नहीं बनना चाहता जो कि अपने बच्चों के लिए ना हो. भाई हंसी क्यों आ रही है भाई? तो सीरियस हो सकता है भाई. अब ये समय दिमाग में है एकदम से कि वो कॉम्पनसेट करना चाहता है उस कॉम्प्लेक्स के लिए दिमाग. ओके, बट भाई कहाँ के कहाँ चली गई बात. तभी हंस रहा था मैं. बट ठीक है भाई. एनीथिंग एल्स ऑन दिस टॉपिक, बिकॉज नाउ विल मूव फर्दर इसी टॉपिक से रिलेटेड कि क्योंकि विराट कोहली नहीं होने वाला है, राइट, सब्स्टिट्यूट्स क्या होंगे इसके? सब्स्टिट्यूट मतलब कौन रिप्लेस करेगा टीम में आके पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए. एंड माइंड यू, ये जो रिप्लेसमेंट आने वाला है ये सिर्फ पहले 2 मैचेस के लिए मैं क्यों नहीं मानता हूँ, इसलिए क्योंकि कल को बात हो जाए कि विराट कोहली को एक्सटेंड करना पड़ रहा है अपने स्टे 2 और टेस्ट मैचेस के लिए. तो जो अभी सेलेक्ट हो रहा है वो फिर उन 2 टेस्ट मैचेस के लिए भी रहना चाहिए आइडियली. तो ये सब सोचते हुए कि इट कुड बी अ होल सीरीज थिंग, तुम्हें क्या लगता है किसको आना चाहिए? यहाँ पे 3-4 नाम है. okay. जो नाम तो दिमाग में आ रहे पहले तो उनको मेंशन कर दो. आई थिंक जो पहले 2 नाम मेरे आए थे वो पुजारा आया था एक तो, एंड एक रहाणे आया था. हाँ, जो कि ऑफ कोर्स अभी साउथ अफ्रीका वाले सीजन में इनको बहुत कहा गया क्यों नहीं लिया. राइट. आई थिंक मेरे दिमाग में तो यही 2 नाम आए थे अभी. एंड मेरा इसमें रीज़न भी यही है कि मैं रहाणे के साथ क्यों जाऊँगा अल्टीमेटली. वो यही है क्योंकि आई थिंक पुजारा की फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस पोजीशन में 1 डाउन खेलेगा मोस्ट प्रॉब्ली वो, एंड आई थिंक जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं वो फिक्स्ड है इस टाइम पे. नहीं तो दैट वुड नॉट बी एन इशू, क्योंकि पुजारा 1 डाउन आ जाएगा तो गिल 2 डाउन आ जाएगा. वो वैसे भी लोग बोलते हैं कि अल्टीमेटली उसका 2 डाउन जाना है. पता नहीं, मतलब आई थिंक फॉर सम रीजन आई थिंक मेरे दिमाग में है ये चीज़ कि शायद रहाणे वुड बी अ सेफर ऑप्शन. रहाणे के साथ जाना. रहाणे भी प्रैक्टिकली नंबर 5 का प्लेयर है, वो भी तो नंबर 4 का प्लेयर नहीं है. तो वो भी तो तुम कह सकते हो. क्या वो उतना ही बड़ा डिफरेंस होगा जितना 1 डाउन और 2 डाउन में होता है? इन माई ओपिनियन 1 डाउन बैटिंग करने से ज्यादा आसान 2 डाउन बैटिंग करना टेस्ट मैचेस में. ओके, तभी वो बेस्ट प्लेयर 2 डाउन पर रखते हैं. वो एक इंडिया की हेरिटेज रही है, मुझे नहीं पता कितना. इज दैट नॉट द केस विद एवरी टीम? स्टीव स्मिथ भी 2 डाउन आता था यार. तेंदुलकर भी ऐसे 2 डाउन आता था. हाँ, ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो कि गावस्कर ओपनिंग भी करता था. गावस्कर ओपनिंग करता था. फिर तो ऐसा नहीं. ओपनिंग तो हैंड्स ऑन सबसे मुश्किल है टेस्ट मैचेस में मेरे ओपिनियन में. जैसे जैसे बॉल पुरानी होती रहती है, आई थिंक नंबर 5 या नंबर 6 के आसपास फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उस टाइम पे क्या होता है, आपको पुरानी बॉल से भी खेलना है, आपको टेल एंडर्स के साथ भी खेलना आना चाहिए, और जब नई बॉल दोबारा आएगी 90 ओवर के बाद चेंज होगा, तब आपको फिर दोबारा वो क्वेश्चन प्लस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलना है. वो तो हमेशा ही खेलना होता है. अच्छा, ओके. तो वो भी एक टफ स्किल सेट होता है. आई थिंक नंबर 4 इज अ सेफर स्पॉट इन माई ओपिनियन, जो कि इट्स अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स टाइप. इसीलिए आपके बेस्ट प्लेयर को यूजुअली वहाँ पे लाया जाता है कि ये हर सिचुएशन में थोड़ा थोड़ा ढल जाएगा. सो आई थिंक पुजारा का 1 डाउन खेलता है, गिल को 2 डाउन खेलने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई. ओके. सो मुझे लगता है पुजारा को रूल आउट करना उस वजह से वैलिड है. अभी उसने 20,000 रन मारे फर्स्ट क्लास में, कंप्लीट हो गए. ही इज ओनली द 4th प्लेयर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट. तेंदुलकर, द्रविड़ और आई थिंक एक और था, मैं नाम भूल रहा हूँ भाई, कैसे भूल रहा हूँ मैं नाम, बहुत एक ऑब्वियस नाम है, मैं भूल रहा हूँ उसको. बट तो उनके बाद ही इज़ ओनली द 4th गाय जिसने ये अचीव करा है. सो पुजारा एंड रहाणे में, बट यू स्टिल सेइंग कि रहाणे को होना चाहिए. आई थिंक सेफर ऑप्शन है थोड़ा. सेफर किस बेसिस पे भाई? मतलब आई थिंक देयर आर मोर चांसेस ऑफ रहाणे स्कोरिंग रन्स देन पुजारा. सही में आई डोंट नो, आई हैव दैट फीलिंग. चलो 3 नाम और हैं यहाँ पे बेसिकली जो कि अनकैप्ड हैं टेस्ट मैचेस में. रजत पाटीदार है जिसने अभी एक सेंचुरी भी मारी है. अच्छा, राइट. इंग्लैंड लायंस करके एक टीम है, उनसे उसका मैच हुआ है तो उसने मारी है. सरफराज खान है एक दूसरा नाम जो कि बहुत टाइम से. ऐसे रूमर्स चल रहे हैं कि शायद उसको अगले 3 टेस्ट मैच के स्क्वाड में भी पिक करने का चांस है. ओके. तो क्या उसको एक्सेलरेट करके अभी पिक कर लिया जाए. एक और नाम जो मैं बोलूँगा जो कि कोई बात नहीं कर रहा, वो है अभिमन्यु ईश्वरन की. जो कि अभी स्क्वाड में रहा है कुछ सीरीज से. उसको एकदम से निकाल दिया स्क्वाड से, और उसकी बात भी नहीं हो रही वापस लाने की. उसी को ले आओ भाई वापस जो था स्क्वाड में. आई थिंक सबसे ऑब्वियस चॉइस वही होनी चाहिए. ओके. कोई बंदा कोहली ऐसा बाहर गया है, और जो बंदा आपके स्क्वाड में था, साउथ अफ्रीका वाले टूर में भी था, उससे पहले भी था, उसको आपने बाहर कर दिया फॉर नो रीजन, और अब जब रिप्लेसमेंट की बात आ रही है तो उसको आप देख भी नहीं रहे उसकी तरफ. तो वाई वुड यू नॉट वांट दी ऑब्वियस चॉइस जो कि अभी तक आपके स्क्वाड में था, उसको वापस लो स्क्वाड के अंदर. तो आई थिंक अभिमन्यु ईश्वरन को ही होना चाहिए. प्लस ही इज आल्सो यंगर, तो आपका वो भी पॉइंट चला जाएगा कि आप वापस उन पे डिपेंड कर रहे हो जिनको आपने सॉर्ट ऑफ रूल आउट कर दिया.
किनको? रहाणे एंड पुजारा। हाँ, रहाणे एंड पुजारा। पर इसका क्रॉस आर्गुमेंट ये है कि ऑलरेडी बैटिंग में थोड़ा एक्सपीरियंस कम है इस वक्त, अपार्ट फ्रॉम रोहित एंड कोहली। राइट राइट। गिल, जायसवाल, अय्यर, के.एस. भरत, के.एल. राहुल, सबसे एक्सपीरियंस इसमें के.एल. राहुल है, उसके भी कितनी मैचेस हैं, तो मे बी यू वुड वांट दैट वन एक्सपीरियंस का। पुजारा ने 100 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, सो एक वो आर्गुमेंट हो सकता है। मेरा कहने का पॉइंट है कि आई डोंट थिंक जो भी आएगा वो स्टार्ट करेगा एनीवे। हाँ, तो इससे अच्छा भी मनीश्वरन को ही ले आओ, आई थिंक वो होना चाहिए। बट नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़, जो कि हमने लास्ट पॉडकास्ट में, भाई मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, मैं थोड़ा वैलिडेटेड फील करता हूँ राहुल द्रविड़ से कि मेरी क्रिकेटिंग नॉलेज थोड़ी तो सही है। हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था ये कि कैसे के.एल. राहुल का रोल जो है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑफ अ विकेट कीपर। जो स्क्वाड जिस टाइप की सिलेक्ट हुई थी, जो कॉम्बिनेशन हमने प्लेइंग इलेवन का बनाया था पिछले पॉडकास्ट में, उससे हमने ये चीज़ इंटेरोगेट करी थी, स्पेकुलेट करा था कि पॉसिबली के.एल. राहुल को ऐसा विकेट कीपर खिलाएंगे नहीं। और राहुल द्रविड़ ने अल्टीमेटली वो खुद आके बोल दिया आज कि के.एल. राहुल इज नॉट गोइंग टू बी विकेट कीपर। राइट। तुमने स्टेटमेंट सुना है? हाँ। तो वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन कि क्या हुआ एग्जैक्टली? मतलब बेसिकली उन्होंने ये बोल दिया है कि के.एल. राहुल जो है वो एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर नहीं खेलेगा, यहाँ पे एज अ बैट्समैन खेलेगा। एंड उन्होंने ये बोला है कि साउथ अफ्रीका में ही डिड वेरी गुड फॉर अस। वो तो बोलना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, राइट। बट यहाँ पे एंड इसके पीछे की जो टेक्निकलिटी है, ये चीज़ हमने बताई भी थी। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट रिमेंबर किसने बोला था, शायद आकाश चोपड़ा ने ये चीज़ बोली थी, डिट्टो सेम चीज़, कि इंडिया में अगर आप खेल रहे हो तो आपको हर ओवर में 4-5 बॉल करे तो आपको प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट रहना पड़ेगा। ये तो कॉमन नॉलेज है, सब बिल्कुल सब बोलेंगे, मतलब नॉट सो कॉमन फॉर मी, बट जितने जो न्यूबीज हैं मेरे जैसे, उनके लिए ये था कि भाई इंडिया में जो स्पिनिंग विकेट होगी, जहाँ पे हर ओवर में आपके पास 4-5 ऐसे चांसेस बनेंगे जो कि आउट हो सकते हैं एक्चुअली में। तो यू हैव टू बी टोटली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर एटलीस्ट 4-5 बॉल्स ऑफ द ओवर। 6 बॉल होती हैं एक ओवर में, तो मोस्ट ऑफ द ओवर के लिए आपको प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगा। साउथ अफ्रीका में बाउंसी विकेट्स थी, पेसर विकेट थी, तो यू हैड मोर टाइम टू कीप। पीछे खड़े होते हो और इतना झुकना भी नहीं पड़ता, बार बार स्क्वाट नहीं करना पड़ता। राइट, तो आपके पास टाइम होता है जब बॉल आती है, और बॉडी पे कम टैक्सिंग होता है। राइट। तो यहाँ पे काफी टैक्सिंग हुआ, एंड फॉर दैट रीजन वी वेंट विद अ स्पेशलिस्ट विकेट कीपर विच इज के.एस. भरत। एंड अगर वो नहीं होता ध्रुव जुरेल, राइट, वो होता। इसलिए 3 कीपर हैं सॉर्ट ऑफ स्क्वाड में, बट कीपर प्रैक्टिकली दो ही है, बस के.एल. राहुल बैट्समैन की तरह खेलने वाला है। एंड अब तक जब विराट कोहली नहीं था तो सबके दिमाग में ये था कि ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली श्रेयस अय्यर इज गोइंग टू सिट आउट, क्योंकि ओपनिंग रोहित और जायसवाल करते हैं, 1 डाउन गिल, 2 डाउन विराट कोहली, फिर नंबर 5 पे अय्यर और के.एल. राहुल में से कोई एक होता, नंबर 6 पे के.एस. भरत एज अ विकेट कीपर, एंड 7 ऑनवर्ड्स पे जडेजा, अश्विन, अक्षर पटेल आ जाता है। राइट। तो बेसिकली के.एल. राहुल और अय्यर के बीच में एक ही बंदा खेल पाता, एंड इट हैड टू बी के.एल. राहुल लॉजिकली, डेफिनेटली। बट नाउ दैट विराट कोहली इज आउट एंड इफ वी मेक द प्लेइंग 11 वंस अगेन, अब इट इज क्वाइट क्लियर कि क्या होने वाली प्लेइंग 11। राइट। इस पर स्पेकुलेट कर सकते हैं, और तो एक बार शुरू करो, बताओ क्या है। सो रोहित शर्मा, जायसवाल, 1 डाउन गिल, सेकंड पे अब कौन आएगा, श्रेयस अय्यर, के.एल. राहुल, के.एस. भरत, देन जडेजा, अश्विन, अक्षर पटेल, एंड अब कौन 3 लोग बचे ना, बुमराह 2 बचे, बुमराह सिराज। राइट। अब पॉइंट यहाँ पे ये है यार कि क्या अय्यर को 2 डाउन पे बैटिंग करानी चाहिए? हैज इट डन इनफ टू प्रूव हिमसेल्फ कि वो नंबर 4 का स्पॉट डिजर्व करता है, इतना प्रेस्टीजियस स्पॉट है? राइट। उसके बारे में क्या कहना है? या फिर हम लोग को कोई, जैसे मान लो हम लोग रहाणे को वापस लें, जो तुम कहते हैं, उसको स्टार्ट करा दो उससे अच्छा। तो मतलब कह सकते हैं रहाणे वाला पॉइंट तो आई थिंक मेरे दिमाग में आया था कि मे बी रहाणे को स्टार्ट ही करा दें आके। आई थिंक के.एल. राहुल, और जब तक वो के.एल. राहुल और श्रेयस अय्यर वाली डिबेट है कि क्या के.एल. राहुल को ऊपर करना चाहिए, आई डोंट अग्री विद दैट, क्योंकि आई थिंक अब वो रोल ही उसका वही हो रहा है धीरे धीरे नीचे एज अ लोअर डाउन बैट्समैन। तो 2 डाउन पे तो वो इधर वे कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे विराट कोहली ही रहेगा। तो आई थिंक के.एल. राहुल को वही करना चाहिए जहाँ पे वो करता आ रहा है अभी। एंड एज फार एज श्रेयस अय्यर रहाणे इज कंसर्न, तो मुझे बस एक ही डाउन साइड लगता है रहाणे का, दैट इज कि आगे जाके वो नहीं खेलेगा। श्रेयस अय्यर आगे जाके भी खेल सकता है, क्योंकि पॉइंट ये कि अगर राइट नाउ इफ यू आस्क मी कि इन टर्निंग विकेट्स पे ज़्यादा रन कौन बना के देगा, ज़्यादा गारंटी कौन देने वाला है, मैं तो कह रहा हूँ रहाणे ज़्यादा गारंटी देगा भाई अय्यर से। अय्यर मुझे इतना कॉन्फिडेंस दे नहीं रहा टेस्ट मैचेस में, बट अय्यर अभी 27-28 का है, रहाणे कितना 1 साल और खेलेगा, 2 साल और खेलेगा। सो क्या अय्यर पे हमें वो बिल्डअप करना अगले 7 साल का ट्रस्ट, क्योंकि उसमें 3 WTC साइकिल इंक्लूडेड होंगी। विराट कोहली और रोहित शर्मा कितना ही और खेलेंगे, 1 साइकिल और मोस्ट लाइकली 2027 तक प्रॉब्ली। तो उसके बाद तो इन सब पे भरोसा करना पड़ेगा ना। तो क्या उनको एक्सपीरियंस अभी से देना शुरू नहीं करना चाहिए हमें?
सो उसके चलते हुए शायद श्रेयस अय्यर को एक सीरीज का चांस और दिया जाए. ऑल्दो आई मस्ट से अगर अय्यर ने सीरीज में रन नहीं मारे, वी हैव टू लुक एट समबडी एल्स. ये तो इंडिया में भी है, इससे ज्यादा अच्छा चांस नहीं मिलेगा आपको मारने का. स्पिनिंग ट्रैक्स होंगे, स्पिन आपकी स्ट्रेंथ है, कोई आपको डर नहीं है बाउंसर्स का, शॉर्ट पिच डिलीवरीज का. भाई देयर इज नो एक्सक्यूज. बट इन सेइंग दैट, शुड वी स्टिल ट्रस्ट अय्यर टू स्टार्ट एट नंबर 4 या फिर बैठना चाहिए उसको? आई थिंक शायद स्टार्ट करे, ऑल्दो क्योंकि पॉइंट वही है ना, अगर मान लो अय्यर ने नंबर 4 पे रन मार दिए और केएल राहुल मान लो नहीं मार पाता रन नंबर 5 पे आके, और फिर 2 टेस्ट मैच का विराट कोहली वापस आ जाए नंबर 4 पे, तो नंबर 5 पे फिर क्या तुम अय्यर को रखोगे बिफोर केएल राहुल? क्योंकि कीपर का तो कोई टेंशन है नहीं, वो तो केस भरत है ही. फिर वो डिलेमा बन जाएगा. तो वो भी सोचना पड़ेगा कि हम लोग क्या एफर्ट देना चाहते हैं. कि क्योंकि अगर अय्यर परफॉर्म कर दे, मान लो 2 मैच से 2 सेंचुरी मार दी और फिर उसको बाहर बैठना पड़े क्योंकि नहीं भाई केएल राहुल तो नंबर 5 का बैट्समैन है ही, तो वो भी तो अनफेयर होगा. सो वही है कि अय्यर को भी शॉर्ट टर्म के लिए 2 टेस्ट मैच की कैसे बेट दे देना कि नहीं भाई तू आजा परफॉर्म भी कर दिया बचाने, और फिर लात मार के भगा देना, वो भी थोड़ा अनफेयर ही होगा. अनफेयर है, बट वही बात है ना, ये प्लेयर्स के साथ होता रहता है भाई, इंडियन टीम में स्पेसिफिकली. कितनी बार हमने देखा है ईशान किशन 200 बनाने के बाद बाहर बैठा था लगातार. तो मतलब हाँ अनफेयर होगा, बट दिस इज नॉट समथिंग न्यू दैट विल गेट टू वॉच. इंडियन टीम में जो भी बाहर बैठता है हार्डली कोई ऐसा होता है जो अनडिजर्व होता है. सब डिजर्व करते ही अल्टीमेटली होना. तो वही बात है कि हाँ अनफेयर लगी मे बी, बट आई थिंक जो जिस प्लेयर पर ट्रस्ट दिखा रहे हैं अय्यर और केएल राहुल में से, तो केएल राहुल है ही, कि केएल राहुल तो पक्का वो प्रॉपर कोर टीम में आने वाला है. तो आई थिंक केएल राहुल को तो रिप्लेस नहीं करेंगे रिगार्डलेस ऑफ हाउ ही परफॉर्म्स. श्रेयस अय्यर वाला तो देखना पड़ेगा. आई थिंक अगर रहाणे आता है तो मुझे लगता है कि देयर इज एन इक्वल चांस कि रहाणे स्टार्ट करें. ऑल्दो आई थिंक अभिमन्यु ईश्वरन को ही आना चाहिए स्क्वाड में, बिकॉज ही हैज बीन देयर. उसको बाहर रखने का क्या पॉइंट है? एंड अभिमन्यु आता है और अपना श्रेयस अय्यर होता है, तो उनमें से किसे स्टार्ट करना चाहिए? अय्यर स्टार्ट, मुझे लगता है जो भी आएगा स्टार्ट नहीं करेगा. ओके, तो मुझे लगता है स्टार्ट तो अय्यर को ही कराएंगे वो, क्योंकि ही इज ऑल्सो नेक्स्ट इन लाइन. राइट. एंड साउथ अफ्रीका में इतना भरोसा दे दिया उसको 2 टेस्ट मैचेस का, तो इंडिया में क्यों नहीं दोगे भाई? तो आई थिंक उसको स्टार्ट तो कराएंगे, जो भी आएगा वो स्क्वाड में ही बैठेगा मोस्ट लाइकली. तो आई थिंक वही है कि नंबर 4 पर अय्यर को ही देखेंगे हम लोग मोस्ट लाइकली. अ बिग ब्लो फॉर इंडियन टीम आई थिंक, क्योंकि कोहली का एक्सपीरियंस तो हमें चाहिए था मिडिल ऑर्डर में भाई, एंड इंग्लैंड के अगेंस्ट उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहता ही है. अब आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा रोहित शर्मा के ऊपर हो गई है. हाँ राइट, बहुत ज्यादा हो गई है. मे बी शुभमन गिल ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसे भी लेनी पड़ेगी, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं करता ना आदमी को कि वो विराट कोहली से रन बना के दे. वो स्ट्रैचर कभी पहुंचा नहीं है. तो मतलब रोहित शर्मा सीनियर प्लेयर है, कैप्टन है, तो उससे एक्सपेक्ट करा जाएगा. तो आई वंडर क्या इसकी वजह से वो अपना खुल के नहीं खेल पाएगा अब जितना खेलता. हो सकता है राइट, मे बी हो सकता है जायसवाल थोड़ी वो अप्रोच लेके चले जो रोहित शर्मा लेके चलता है. पता नहीं, देखने वाली बात है. रोहित शर्मा बाय द वे भाई, शाउट आउट टू भाई, क्या हेयर कट कराया भाई बंदे ने. BCCI अवार्ड्स के लिए फाइनली बाल कटा लिए उसने. काफी टाइम से लग रहा था कि भाई हेयर कट करा लेना चाहिए, क्योंकि थोड़े उलझे बाल हो रहे थे, बट यहाँ पे फेड करवाया भाई प्रॉपर. मुलेट तगड़ा, नहीं मुलेट नहीं है, पर वो प्रॉपर फेड कराया यहाँ पे ऐसे पूरा बढ़िया था. बाल वाल पे मैं जाना नहीं चाहता उसके मतलब ज्यादा. बट ठीक है, नेक्स्ट चीज हम मूव ऑन करते हैं, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे. तो भाई यहाँ पे बेसिकली ये टॉपिक आता है फ्रॉम द कमेंट्स ऑफ राहुल द्रविड़ एंड ब्रेंडन मैकलम. ये टॉपिक होने वाला है अबाउट द पिचेस, पर्टिकुलरली जो पहले टेस्ट मैच की पिच है. हमने कैसे ये सब ने एंटिसिपेट कर रखा है कि भाई टर्निंग ट्रैक्स होनी चाहिए, रैंक टर्नर्स मिलनी चाहिए, जहाँ पे हम लोग पहले दिन से नचा के रखें बैट्सबॉल को, बहुत मज़ा आएगा. बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि हैदराबाद की जो पिच होने वाली है, एटलीस्ट राहुल द्रविड़ ने कहा है कि मैंने एक बार नज़र डाली है पिच के ऊपर, इट सीम्स टू बी लाइक अ पिच दैट विल टर्न, बट कितना टर्न करेगी और क्या डे 1 से टर्न करेगी ये नहीं पता. सिमिलर लाइन्स में ब्रेंडन मैकलम ने भी थोड़ा बहुत कहा है कि क्योंकि वो हैदराबाद में कई बार आ भी चुका है, हिस्ट्री रही है उसकी, कि वहाँ का पिच क्यूरेटर बड़ा मस्त बंदा है, बड़ी अच्छी पिच पे प्ले करता है, पूरी शुगरिंग करी है उसने अच्छे से. ऐसा सुनने में लग तो रहा है दोनों कैंप से कि भाई शायद पिच वैसी ना हो जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो सेकंड टेस्ट मैच था BGT का पिछले साल, जब वो दिल्ली में मैच हुआ था, जब पहले दिन से ही भाई घूम रही थी बॉल, शायद उस लेवल की पिच ना देखने को मिलेगी. थोड़ी सी पिच होगी जो कि पहले दिन पे बाइंड होके रखे, बैट्समैन को भी थोड़ी सांस लेने का टाइम दे. ये सुन के तुम्हें क्या लगता है, इसके बारे में क्या थॉट्स हैं? इसके बारे में केविन पीटरसन ने भी कहा है कि आई कांट फॉर माई लाइफ बिलीव कि पहले दिन से ट्रैक टर्न नहीं करेगा. हाँ नहीं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि द्रविड़ वगैरह बोल तो रहे हैं ये सब, बट वो ऑन द डे पिच कैसा परफॉर्म करेगी वो किसी को नहीं पता. हाँ. वो कितनी बार हमने देखा गलत प्रूव हो जाते हैं, खुद ही एक्सपर्ट भी गलत प्रूव हो जाते हैं. तो क्या पता पिच एक्चुअली पहले दिन से टर्न करना शुरू करी जाए. भाई आई थिंक अगर ऐसा होता तो आई वुड बी काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड, क्योंकि
मतलब ये थोड़ा वैसा हो जाएगा कि भाई हमने थोड़ा चांस देने के लिए दूसरी टीम को भी कर दिया, जो कि हम उस रिसीविंग एंड पे कभी होते ही नहीं है। साउथ अफ्रीका वाला सेकंड टेस्ट मैच देख लो, साउथ अफ्रीका में देख लो, कभी इंग्लैंड जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, हम कभी उस रिसीविंग एंड पे होते ही नहीं है। एंड यही सेम चीज रोहित शर्मा ने कहा था अभी बीजीटी वाले टाइप पे कि जब हम बाहर जाते हैं हमारे बारे में कोई नहीं सोचता, तो हम क्यों सोचे फिर उनके बारे में, तो क्यों सोच रहे हो फिर अल्टीमेटली। आई वांट कि प्रॉपर वैसी बने भाई, देयर इज अ रीजन व्हाई वो होम कंडीशन का एडवांटेज होता है, पिच आपके हिसाब से बनती है, तो आपके हिसाब से ही बननी चाहिए भाई पिच अल्टीमेटली। तो अगर ऐसा होता है कि नहीं करती देन तो आई वुड बी काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड कि भाई हमने सॉर्ट ऑफ गिवन कर दिया उस नैरेटिव में। आई थिंक गिवन करने की नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे लगता है बीसीसीआई ऐसी पोजीशन में कि उन्हें गिवन करना पड़ेगा किसी चीज़ पे। एक इंटरेस्टिंग कमेंट माइकल वॉन से आया था, उसने कहा था कि आई डोंट थिंक इंडिया शुड प्रिपेयर विकेट्स दैट टर्न स्क्वायर फ्रॉम डे वन। ओके, क्यों? अब तुम्हें लगेगा सोचिए कि माइकल वॉन तो बोलेगा ही, तो लेट्स ट्राई टू ब्रेक डाउन उसने एग्जैक्टली बोला क्या, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्रिकेटिंग लॉजिक। उसने बेसिकली रीजनिंग ये दी है स्टेटमेंट की कि उसको ऐसा लगता है जब विकेट पहले दिन से टर्न कर रही है तो इंग्लैंड के पूरे स्क्वाड में एक ही स्पिनर है जो कि एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, जैक लीच करके। ओके, जैक लीच है शायद मेरे ख्याल से, मैं नाम भी सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ उसका। मैं पॉइंट उसने सिर्फ 35 टेस्ट मैच ही खेले हैं और सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर वो है, स्पिनर है उनका, समझ जाओगे मतलब किस लेवल का है। बट ही सेड, माइकल वॉन सेड कि अगर आप एक जो उनका बंदा है जैक लीच, उसको आप आने का चांस दे रहे हो इफ द बॉल टर्न्स फ्रॉम डे वन, तो इंग्लैंड का फायदा ही है थोड़ा बहुत इसमें। सेकेंडली, एक पिच जो कि पहले दिन से टर्न कर रही है, इंडिया का भी इन द पास्ट 5-6 ईयर्स बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है स्पिन को खेलते वक्त, तो उनके बैट्समैन को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसे पिचेस पे शायद बेसबॉल काम कर जाए, बिकॉज जब आप सर्वाइव करने के लिए नहीं देख रहे हो, रन स्कोर करने के लिए देख रहे हो, तो एक इनिंग जहाँ पे एक बंदे ने भी 100 मार दी, ऐसे पिचेस पे 150 रन भी बहुत होते हैं पूरी टीम के, तो वो डिफरेंस क्रिएट करके दे सकती है। राइट। तो जब इस पूरी स्टेटमेंट के सारे एस्पेक्ट को देखा जाए कि भाई जैक लीच शायद गेम के अंदर आ सकता है, सेकंड की इंडियन बैट्समैन का खुद का रिकॉर्ड स्पिन के अगेंस्ट ऑफ लेट बहुत अच्छा नहीं रहा है, एंड थर्ड की भाई ऐसे पिचेस पे शायद बेसबॉल काम कर जाए, क्योंकि अग्रेसिव क्रिकेट खेलने टिकने का सोच ही नहीं रहे, तो उसी में मान लो मार दी किसी ने 70-80 रन, 2 प्लेयर नहीं मार दिए, बन गया 150 रन। तो अब ये सोच के डू यू थिंक कि इट इज़ अ वाइज डिसीजन कि एकदम ही प्रॉपर टर्निंग ट्रैक ना हो? मतलब मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि मतलब फेयरली यू कैन से कि हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा स्पिन के अगेंस्ट बैट्समैन का, बट आई थिंक कि लाइक रन बनाने में तो हम लोग भी उतना पीछे नहीं छूटेंगे अल्टीमेटली। एंड जहाँ तक उसकी बात रही कि जैक लीच गेम में आ जाएगा, आई थिंक भाई वो आए ना आए अश्विन जडेजा गेम में आ जाएंगे पहले ही। हाँ, तो जो भी वो कह रहे हैं कि आप उनको फेवर कर दो, कि आई थिंक फेवर तो भाई उनके बैट्समैन की हालत टाइट हो जाएगी जैसे अश्विन जडेजा आवे। अश्विन जडेजा, अक्षर पटेल भी होगा वहाँ पे, सभी एकदम पीटने के लिए तो ले होंगे 5-5 विकेट लेने के लिए। तो आई थिंक भले ही चलो हमारे बैट्समैन उतने रन ना मार पाए, बट आई थिंक अल्टीमेटली हम उनके बैट्समैन को उससे कम ही रन मारने देंगे। मैं इस स्टेटमेंट को 2-3 चीज़ों से काउंटर करूंगा। ओके, आई थिंक 3 चीज़ें हैं मेरे दिमाग में। जो स्टेटमेंट माइकल वॉन ने दी है, क्या वो इन प्रिंसिपल सही नहीं है? आई थिंक सही है स्टेटमेंट, लॉजिकली देखा जाए तो, बट वो स्टेटमेंट लॉजिकली ठीक है बट रियलिटी से थोड़ा दूर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? पॉइंट नंबर 1, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं दूंगा, जो ये कह रहे हैं कि इंडियन बैट्समैन का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा स्पिनर्स के अगेंस्ट। ऑफकोर्स इस जनरेशन का रिकॉर्ड स्पिन के अगेंस्ट उतना अच्छा नहीं जितना सचिन वगैरह का था, ये क्लियर है, ये प्रूवन है ये चीज़। बट इस टीम का रिकॉर्ड फिर भी इतना तगड़ा है कि अश्विन जैसे बंदे ने, जो कि 6 टर्न पे बैटिंग करने के लिए आता है, जब लास्ट टाइम तुम लोग हमारे यहाँ खेलने आए थे 2021 में, चेन्नई में पहला मैच हुआ था, जब अश्विन ने 5-6 विकेट भी लिए थे, फिर सेंचुरी भी मार दी थी वहाँ पे, उस विकेट पे जहाँ पे ये लोग रो रहे थे बैठ के, जो रूट वगैरह की क्या कर दिया भाई, हम कैसे खेलेंगे। राइट। तो भाई बैट्समैन में हमारे पास डेप्थ भी बहुत है, 9 लोग बैटिंग कर लेंगे 11 में से, डेप्थ बहुत ज़्यादा है, एंड हर कोई बैटिंग इतनी तगड़ी कर लेता है कि उन्हें पता है रन कैसे बनाने। राइट। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट दैट यू सेड कि जैक लीच भाई जूते की मैल भी नहीं है अभी जडेजा अश्विन की, बहुत रिस्पेक्टफुली अगर मैं बोल लूँ तो। जो पीटरसन कहा था ना कि अश्विन को मैंने ऐसे मारा था और जडेजा इज नॉट वांट, तो मैं भी जरा थोड़ी रियलिटी चेक दे दूं कि जैक लीच भी कौन ही है। राइट। तो अश्विन और जडेजा तो तुम्हें 100 रन भी बनाने पे रुला देंगे। आई वोंट बी सरप्राइज अगर हमें एक ऐसी इनिंग देखने को मिलती है जहाँ पे लोग 150-100 के अंदर भी ऑल आउट हो जाए तो इस पूरे टेस्ट सीरीज में। फ्रैंकली ऐसा हो सकता है अगर पिच वैसे सपोर्ट करने को आएंगी तो अश्विन जडेजा को अंडरएस्टिमेट मत करो। तीसरा पॉइंट ये, जो ये लोग कह रहे हैं कि बेसबॉल क्यों काम कर सकता है, जो लॉजिक ये दे रहे हैं, उस लॉजिक को काउंटर करने के लिए पहली बात तो अश्विन जडेजा है ही, जो तुम्हें कितना ही मारने देंगे देख लेते हैं। दूसरी बात, अगर उसी पे बात आ जाए तो हमारे पास भी जायसवाल है, रोहित शर्मा है, श्रेयस अय्यर है।
जो कि पिटाई करने से पहले सोचेंगे नहीं। राइट। एंड द्रविड़ ने ये बात अभी कही है कि इफ़ यू लुक एट आर टॉप 6 जो 6 बैट्समैन हैं वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफेंसिवली खेलते हैं, उनका नेचुरल गेम वैसे ही कि थोड़ा पॉजिटिव खेलना चाहते हैं एंड दे वोंट चेंज दैट स्टाइल ऑफ प्ले टू टैकल इंग्लैंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ टैकलिंग इंग्लैंड। तो वो चीज़ जो तुम सोचो जिसको तुमने ब्रांड कर दिया बेसबॉल के नाम पे, वो चीज़ हम भी कर सकते हैं और हम अपने घर पे बेटर करेंगे तुमसे। तो ये 3 चीज़ों को अगर हम कंसिडर करें, आई थिंक माइकल वॉन की स्टेटमेंट इन प्रिंसिपल सही हो सकती थी, बट इस इंडियन टीम के अगेंस्ट इन इंडिया जब तुम रियलिटी देखो तो बहुत दूर है स्टेटमेंट फेयर सच्चाई से। विच इज़ वाई आई थिंक कि ये पिचेस अगर 1% ऐसा चांस है कि बीसीसीआई थोड़ा डर रही है कि भाई हमारे खुद के बैट्समैन ना सफ़र करें, मत डरो भाई, गो ऑल आउट। आई थिंक या तो वो स्पोर्टिंग पिच बनाने का रीज़न ये है कि भाई गेम थोड़ा लंबा चले, टेस्ट मैच जल्दी ख़त्म ना हो, तो अलग बात है। आई होप वही रीज़न हो, बिकॉज अगर ऐसा विकेट भी मिलता है तो भी आई डोंट सी इंग्लैंड विनिंग। हाँ, अगर विकेट मान लो पहले दिन पे टर्न नहीं करती तो भी तुम्हें लगता है कि ये लोग जीतने वाले हैं। नहीं, राइट। रिगार्डलेस आई थिंक रिजल्ट इंडिया की फेवर में ही होने वाला है। बात वो टेस्ट मैच कितनी जल्दी खत्म होगा, बात बस उसकी है। अब चाहे 4 दिन में जीतो चाहे 2 दिन में जीतो, जीत तो जीती है। WTC में पॉइंट वही मिलने वाले हैं, 2 दिन पहले जीतने के पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं मिल जाएंगे। राइट। सो ठीक है भाई, अगर 4 दिन तक खींचना मैच तो खींचो। ऑल्दो वंस अगेन आई वुड से कि टू सम अप दिस पॉडकास्ट कि डोंट, मतलब द्रविड़ और बेसबॉल कह रहा हूँ, मैकलम ने जो भी चीज़ें कही हैं वो उन्होंने बस जो पिच देखी उसके बेसिस पे कह रहे हैं। पिच एक्चुअली उस दिन पे कैसा खेली किसी को नहीं पता। जब तक तुम पहली बॉल ना डल जाए पिच पे उससे पहले किसी को पता नहीं होता। राइट। अभी हमने रिसेंटली पिछले 3-4 महीने में बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस देख ही लिए जब एक्सपर्ट्स ने गलत बता दिया पिच रिपोर्ट, कुछ और सोच रहे थे। तो डोंट बी सरप्राइज अगर पहले दिन से बॉल टर्न करना दोबारा शुरू हो जाती है तो। एंड आई वुड लव फॉर दैट टू हैपन। अभी अश्विन ने BCCI अवार्ड्स में जाके स्टेज पे बोला था कि बेसबॉल को लेके आई एम वेरी एक्साइटेड। हाँ क्या यही बस इतना ही बोला था बस। और ब्रेंडन मैकलम हंस रहा था वहाँ पे बैठा बैठा। अच्छा मैकलम भी आया था? अरे भाई बुमराह ने ही बोला है ना क्या कि बेसबॉल साउंड एक्साइटिंग बिकॉज कोई बंदा अगर बहुत मारने जा रहा तो उसका मतलब कि मैं भी विकेट ले सकता हूँ। हाँ राइट। तो इट कीप्स मी इन द गेम। तो सही है भाई, मतलब इंडिया भी डर नहीं रही है बिल्कुल भी, एंड दे फील कॉन्फिडेंट। लेट्स होप कि एटलीस्ट 4 टेस्ट मैच तो हम लोग जीतें एंड WTC के लिए एक फर्म हमारा चांस बन जाए फाइनल में आने का। बट ऑन दैट नोट वील एंड टुडेज पॉडकास्ट। आई होप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। वी रिलीज न्यू पॉडकास्ट एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे एट 9 PM शार्प। एंड अगला जो पॉडकास्ट आपको हमारा ज़रूर देखना चाहिए वो आपको मुँह दिखा देगा, वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो इसको आप देखिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा।